आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ कश्मीर पर स्पेशल प्रोग्राम पब्लिक पूछती है अली जन्नत के साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ कश्मीर पर स्पेशल प्रोग्राम पब्लिक पूछती है अली जन्नत के साथ। Hour news source. World News Network. आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ कश्मीर पर स्पेशल प्रोग्राम पब्लिक पूछती है अली जन्नत के साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ कश्मीर पर स्पेशल प्रोग्राम पब्लिक पूछती है अली जन्नत के साथ। Hour news source. World News Network. आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ कश्मीर पर स्पेशल प्रोग्राम पब्लिक पूछती है अली जन्नत के साथ। Hour news source. World News Network. अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ कश्मीर और इनफैक्ट देख रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ कश्मीर पे प्रोग्राम पब्लिक पूछती है अपने मेज़बान अली जन्नत के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि पब्लिक पूछती है प्रोग्राम में एक ख़ास शख्सियत हमारी मेहमान हुआ करती है और हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करते हैं। ठीक इसी तनाजुर में आज एक मारूफ शख्सियत हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जो करंट डेवलपमेंट हो रही है इस पर हम बात करेंगे। अगर विफाक की बात की जाए तो मौजूदा हुकूमत की जानिब से सेनेट में अक्सरियत हासिल करने के बाद चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के बाद मौजूदा हुकूमत की जानिब से अब जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है, आज विफाकी वज़रा की जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि इंतखाबी इस्लाहात को लेकर अपोजिशन को दावत दी गई है कि वो आएँ बात करें इंतखाबी इस्लाहात को लेकर, जो एक बड़ी रुकावट समझी जा रही है। इस पर अपोजिशन की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आएगा, खासी गहमा गहमी और खासी गर्मी देखी जा रही है। ऐसे में अगर हम रुख करें आज़ाद कश्मीर का, तो आज़ाद कश्मीर में भी इंतखाबात को लेकर खासी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातें मुतहर्रिक हैं, सियासी जमातों के कायदीन भी सर जोड़े बैठे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में क्या लाहे अमल अपनाया जाएगा, किस तरह से इंतखाबात के हवाले से स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी, इस पर गौर व फिक्र जारी है। और ऐसे में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की हम बात करें, उनकी जानिब से क्या रोड मैप दिया जाएगा और जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके पास इस हवाले से लेकर क्या स्टैंड पॉइंट है अवाम के लिए। पब्लिक पूछती है कि उनके लिए क्या है, ऐसे में क्या सूरत हाल है। और खासी गहमा गहमी को देखते हुए आज जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हमें ज्वाइन कर रही है, जाना माना नाम सरदार तनवीर इलियास खान साहब आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आज हमें स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। तनवीर इलियास साहब आज के हमारे मेहमान हैं रेडियो वॉइस ऑफ कश्मीर पे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तनवीर इलियास साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रेडियो वॉइस ऑफ कश्मीर। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अली जन्नत साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए। जी, आपको खुश आमदीद
खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम पब्लिक पूछती है में हमारे जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, वो भी हमें ज्वाइन करते हैं और अपनी आरा से हमें आगाह करते हैं। और आप लोगों की पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है। आप भी कोई सवाल पूछना चाहें सरदार तनवीर इलियास साहब से, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मरकजी रहनुमा है तहरीक इंसाफ और मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब, आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तनवीर इलियास साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, सरदार तनवीर इलियास एक मारूफ नाम कैसे बना, क्या स्ट्रगल किया आपने, और आज आप जिस मकाम पर पहुंचे हैं क्या मुश्किलात पेश आई, आपकी लाइफ के हवाले से मैं जिदोजहद जानना चाहूंगा कि आपने क्या स्ट्रगल की, ताकि जो हमारे सुनने वाले हैं और खास करके यूथ है उनको मोटिवेशन मिल सके इस हवाले से। बहुत शुक्रिया। देखें, मैं चूँकि सब लोगों को इसका पता है कि मैं चूँकि शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस करता रहा हूँ जी, और बिज़नेस के अंदर हमारा जो कोर बिज़नेस है हमारा ग्रुप का, वो कंस्ट्रक्शन है। अगर आप यहाँ पे देखें, सही, अगरचे हम मिडिल ईस्ट में भी काम कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों के अंदर काम कर रहे हैं। हमारा मेजर जो बिज़नेस है वो सऊदी अरबिया के अंदर है। ठीक है, वहाँ पे जो मेरे फादर हैं वो वहाँ पे ऐड कर रहे हैं। उनके नीचे, मेरे फादर के नीचे 10 कंपनियाँ हैं माशाल्लाह, और उसमें 25,000 की एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, और उन 25,000 लोगों में से अगर आप देखेंगे तो 10,000 पाकिस्तानीज़ हैं। अगर उन 10,000 में अगरचा आपको पूरे मुल्क से इंक्लूडिंग फाटा बलोचिस्तान के लोग मिलेंगे, लेकिन एक बड़ी तादाद जिसका अगर आप कहें कि 6-7 हज़ार लोगों का तल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और आज़ाद कश्मीर के भी हर इलाके के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। सही, उसके साथ जो पाकिस्तान में जो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इस वक्त हमारे ग्रुप की 13 कंपनियाँ हैं जो मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर काम कर रही हैं। और इस वक्त हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो 5,000 से ज़्यादा की है, जो इस्लामाबाद में हमारे साथ लोग एसोसिएटेड है। सही, तो उसमें यह है कि किसी भी लेवल पे, मकाम पे आपको आने के लिए ज़्यादा जदोजहद करनी पड़ती है, और मुश्किलात जो होती हैं वो मैं समझता हूँ कि रूटीन का हिस्सा होती हैं। सही, क्योंकि हमारे मुल्कों में जब आप काम करते हैं, जब आप बिजनेसेस करते हैं, तो जो सबसे बड़ा इशू है कि चूँकि जो आपका यहाँ पे हम ब्रिटेन की कॉलोनी रहे, तो जिन मुल्कों में ये कॉलोनी निज़ाम रहा है, तो वहाँ की जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। सही, वो चूँकि बाहर से जो आता है रूल करने के लिए, तो वो ब्यूरोक्रेसी का वो मॉडल बनाता है कि जिसके थ्रू वो हुकूमत कर सके। तो हमारे मुल्क में भी चूँकि अंग्रेज़ तो चला गया, लेकिन उसका बनाया हुआ जो मॉडल था ना हाकिम और महकूम वाला, सही, तो अगर आपके मुख्तलिफ इदारों के साथ जब आपको साबका पड़ता है, तो जो ब्यूरोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है वो आपके लिए ऐसा साजगार माहौल नहीं क्रिएट करता कि आप बिजनेस कर सकें। सही, लेकिन वो इसके लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ रूल पैदा करते हैं कि आप हमेशा उनके महरून मिन्नत रहे। तो ऐसी डिफ़िकल्टीज़ के लिए मैं ये समझता हूँ कि हमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जहाँ पे मुश्किलात आती है वहाँ पे आसानियाँ भी हैं। सही, तो ये सारी जदोजहद आप करते हैं तो उसमें अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो तो आप लेवल पे पहुंच जाते हैं। सही। लोगों का तासुर भी है आपको लेकर। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी बुनियादी तालीम आपने कहाँ से हासिल की, इस हवाले से लोग सवालात भी करते हैं। और लोगों का ये तासुर है कि आप यहाँ इस्लामाबाद में ही आप सेटल हुए, आपने बिजनेस को स्टेबल किया सेंटोरस के हवाले से, आज सेंटोरस को आपने बुलंदियों की इस मुकाम पर पहुँचाया। इस हवाले से भी जानना चाहते हैं अपने आबाई इलाके के लिए आपने क्या किया, क्या खिदमात हैं, और इस हवाले से क्या मुश्किलात पेश आई, इस बारे में ज़रा बात करेंगे, फिर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। देखिए, जहाँ तक इस चीज़ का तल्लक है, हमारा तल्लक रावलाकोट से है। पहले हमारी जो तहसील थी वो बाग हुआ करती थी, जब बाग सेपरेट हुआ तो फिर हमारा इलाका जो है वो रावलाकोट के साथ शामिल हुआ। और ये जो आप लोगों के हवाले से पूछ रहे थे, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि जहाँ पे आज़ाद कश्मीर के हर इलाके के लोग हैं, लेकिन अगर आपको मेजर हमारे साथ लोग मिलेंगे यहाँ पे भी और सऊदी अरबिया में भी जी, तो हमारे ये जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं पुंछ के, इसकी आपको मेजॉरिटी डोमिनेशन लोग आपको हमारे साथ यहाँ पर भी और सऊदी अरबिया में भी आपको लोग मिलेंगे। ठीक है। हम पहले पिंडी में रहते थे और अभी काफ़ी अरसे से, कई डेकेड से हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे, फिर इस्लामाबाद में रहते हैं। एजुकेशन के हवाले से मेरे पास 3-4 डिग्रीज हैं। मैंने LLB शरिया में ऑनर्स भी किया हुआ है। ठीक है। मैंने MBA भी किया हुआ है, मैंने मास्टर किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो उसमें एजुकेशन मेरी जो है वो मैट्रिक से लेके ऑनवर्स जो है वो सारी यहाँ की है। ठीक है। तो मैंने LLB शरिया एंड लॉ जो किया था ऑनर्स के साथ, वो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से किया था। सही। तो डिग्रीज तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की। ठीक है। हमारे जो सुनने वाले हैं वो हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं और हमें कॉल करेंगे। 10:30 के बाद आपकी लाइव कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करेंगे, चूंकि पब्लिक पूछती है।
पब्लिक पूछती है, क्या पूछती है, आप पूछ सकते हैं सरदार तनवीर इलियास साहब से। आज हमारे खास मेहमान हैं आज की इस नशिस्त में। कॉल करने के लिए 03413105 जी हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है। 03413105 इस नंबर पर कॉल करेंगे और डायरेक्ट आप क्वेश्चन करेंगे सरदार तनवीर इलियास साहब से और वो आपके सवालात के जवाब देंगे। सरदार तनवीर इलियास साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आपका ताल्लुक, जैसा कि आपने बयान किया कि बिजनेस फैमिली से है, आपका सियासत की जानिब आने का रुझान किस वजह से हुआ? अवाम पूछती है कि एक मारूफ कारोबारी शख्सियत का सियासत से क्या ताल्लुक? ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें, जो मेरे लेवल के जो लोग बिजनेस करते हैं उनको जो सियासत की जो पुरखार वादियाँ मेरा हाल है लोग जाने से अवॉइड करते हैं। बिल्कुल। वो किसी भी तौर पे कोई भी बड़ा लेवल का जो बिजनेसमैन है, आप अपने मुल्क के अंदर या दूसरे मुल्कों में देखें, उनको जाने की ज़रूरत भी नहीं होती। सही। और वो बहुत दफ़ा हुकूमतें बनाने के लिए पीछे रह के काम करते हैं। हुकूमतें बनाने में उनका हाथ होता है, लोगों को कामयाब कराने में उनका हाथ होता है, लेकिन डायरेक्ट वो पॉलिटिक्स में कम जाते हैं। मैं बड़े लेवल के बिजनेसमैनों की बात करता हूं। बिल्कुल सही है। और हमारे मुल्क में भी यही ट्रेंड है। इसमें यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बिजनेस के अंदर में पाकिस्तान के जो चंद हमारे जो ग्रुप है, वो पाकिस्तान के चंद बड़े जो ग्रुप हैं उनमें शामिल है। इसके लिए ये है कि मुझे अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान चेयरमैन तहरीक इंसाफ ना कहते, उन्होंने मुझे कहा जी आपने टेक्नोक्रेट के तौर पे बहुत काम कर लिया है, अब आप इसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व हूँ। सही। और मैंने उनके साथ भी ये चीज़ कही थी कि बिज़नेस जब आप करते हैं तो आपके लिए मुश्किल होता है सियासत करना। और इस हमारे मुल्क की जो सियासी रवायात और ट्रेंड्स है वो भी अनफॉर्चुनेटली हम बैठ के डिबेट की हद तक तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी की ज़रूर बात करते हैं। सही। लेकिन एक्चुअल जब हम पे बात आती है तो वो जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी या सियासत जिसकी हम बात करते हैं वो हमारे से नज़दीक से नहीं गुजरती। सही। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो रवायती ट्रेंड्स हैं वो बड़े गंदे हैं। लोग आपकी जो राय है उससे इख्तलाफ को बर्दाश्त ही नहीं करते। बिल्कुल। और दूसरा जो बंदा एक अपनी राय देता है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो किस लेवल की राय देने के काबिल है और किस लेवल की राय रखता है, नहीं रखता। सही। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे इमरान खान साहब ने कहा कि आप इसके अंदर इन्वॉल्व हूँ तो उसकी वजह से मैं आया हूँ। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने मुझे कहा था फिर भी मैंने इसके ऊपर बहुत सोचा है, क्योंकि मुझे ऐसा मैं नहीं समझता कि सियासत को मेरी ज़रूरत है या मेरे लिए कुछ बाइस हो सकती है किसी तकवीत का। सियासत को शायद मुझसे फ़ायदा हो सकता है, मुझे सियासत से कोई फ़ायदा नहीं है। तनवीर इलियास साहब, इंटरम गवर्नमेंट में आपके पास पोर्टफोलियो रहे और आप जिस लेवल पे हैं जैसे कि आप बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ आपकी मुशावरत भी रही है। इससे पहले जो हुकूमतें गुजरी हैं, ऑन बोर्ड होना, उनके साथ मुशावरत करना, ज़ाहिर है एक आम आदमी इस बात को शायद उस तरह से ना समझ सके। इस पॉइंट को भी ज़रा क्लियर कीजिएगा। मौजूदा हुकूमत ने, जैसे आपने बात की, आपकी एक्सपर्टीज़ को देखते हुए आप पे ये जिम्मेदारी आयद की है। इससे पहले चेयरमैन पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और फिर उसके बाद एडवाइज़र टू सीएम पंजाब, आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान चाहते थे कि आपका रोल विफाक में भी हो, विफाकी हुकूमत के हवाले से भी कोई जिम्मेदारी देने के ख्वाहिशमंद थे वज़ीर आज़म इमरान खान? बिल्कुल। देखिए, उसमें यह है कि चूँकि बुनियादी तौर पे जब मुझे BOI की जिम्मेदारी दी गई पंजाब में, तो पंजाब में ये हुआ कि जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट था, इनफैक्ट पहले जो चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, जब ये इदारा बना पंजाब के अंदर 2009 में, तो शहबाज शरीफ साहब इसके खुद सरबराह बन गए। सही। और वो 2014 तक इसके सरबराह रहे। दरमियान में उन्होंने एक दो चेयरमैन नहीं बल्कि वाइस चेयरमैनशिप उन्होंने अपने पास रखी, वाइस चेयरमैन वो हायर करते रहे। सही। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर चेयरमैन होता है तो वाइस चेयरमैन ज़्यादा फंक्शनल नहीं हो सकता था। सही। तो फिर ये हुआ कि ये इदारा जिस तरह फंक्शनल होना चाहिए था या रोल अदा करना चाहिए था वो नहीं हो सका। तो मुझे जब गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप पंजाब में जाके ये जिम्मेदारी लें, तो आप ये देखें कि पंजाब में हमने 72 सालों में 3 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाए थे। ठीक है। और उन 3 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में से 2 फंक्शनल थे, एक नॉन फंक्शनल था। तो मेरे जाने के बाद आप ये देखें कि हमने 7 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, ये चूँकि वफाक में आते हैं और उसमें एक कमेटी है जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब हेड करते हैं, चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर उसमें होते हैं, तो हमने 7 गवर्नमेंट से करवाए। और उसमें से इंटरेस्टिंग ये है कि 5 गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की अपनी ऑनरशिप में है। सही। हमारे पास कंपनी है, एक फिडमिक है और एक पिडमिक है। फिडमिक जो है वो सिर्फ फैसलाबाद रेलिवेंट है, पिडमिक जो है वो पूरे पंजाब की है। सही। और इसमें एक हमने FWO के लिए किया, एक हमने एक प्राइवेट, तो 7 हमारे दौर में हुए। तो मेरा चूंकि एक बीइंग अ प्रैक्टिकल बिजनेसमैन, और ये जब प्रैक्टिकल बिजनेसमैन की आप बात करते हैं ना, तो गवर्नमेंट के पास गेज करने के लिए या रेट करने के लिए फार्मूले होते हैं कि कौन सा ग्रुप है। ठीक है। क्योंकि बाहर तो कोई भी आदमी कुछ भी लिख लेता है, तो ग्रुप की स्ट्रेंथ होती है।
صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کا اعتماد کا اظہار تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو گروپ ہے وہ سال کا 25 سے 30 کروڑ کی ڈائریکٹ انکم ٹیکس کنٹریبیوشن کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو گروپ ڈائریکٹ صرف انکم ٹیکس میں یہ ٹیکسیشن دے رہا ہو گورنمنٹ کو 25-30 کروڑ کی، اس کے باقی جو ٹیکسز ہوتے ہیں، سیل ٹیکسز ہیں اور بہت سارے آپ ود ہولڈنگ ٹیکس آپ کے ہوتے ہیں، یہ گروپ جو پراپر بزنس کرتے ہیں، میں ان کی بات کر صحیح. اس ایکسپوجر کا ہونا، اس ڈیبیٹ کا کرنا بینگ اے بزنس مین ہو گئے، تو مجھ پہ جو گورنمنٹ کی ایکسپیکٹیشن تھی مجھ سے یا پرائم منسٹر پاکستان کی، وہ بالکل ہم نے ادا کی، اور اس میں بے شمار چیزیں ہمارے اس پروفائل کے اندر ہیں کہ جس کو نہ صرف ہم ادا کر رہے ہیں، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. صحیح. فیس بک پہ کامنٹ آ رہے ہیں، اور فیس بک پہ آپ کامنٹ کرنا چاہیں تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں سردار تنویر الیاس صاحب سے، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب. آج ہمارے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، اور آپ ان سے سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پہ آپ جائیں ووک ایف ایم کے پیج پہ، اور کامنٹ باکس میں جا کر آپ سوال لکھیے، اپنا نام شیئر کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوال پوچھنا چاہیں سردار تنویر الیاس صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کی کالز کو بھی ہم کیٹر کریں گے. 03413105105 03413 یہ ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے، اور ہم نے لائنز آپ کے لیے اوپن کر دی ہیں. آپ کال کر سکتے ہیں. ہماری ڈسکشن جاری ہے، اور یہ ڈسکشن ٹھیک 12 بجے تک جاری رہے گی، اور اس دوران آپ کوئی کوشچن پوچھنا چاہیں، کوشچن کرنا چاہیں سردار تنویر الیاس صاحب سے، تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. تنویر الیاس صاحب، اس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے، جیسے کہ ہم نے بات کی کہ وزیر اعظم عمران خان چاہتے تھے کہ آپ کی ایکسپرٹیز کا فائدہ اٹھایا جائے، وفاق میں بھی وہ آپ کو لے کر آنا چاہ رہے تھے، لیکن اس کے برعکس آپ نے آزاد کشمیر کی سیاست کو کیوں ترجیح دی؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے آزاد کشمیر کی سیاست میں کیوں آنا چاہا؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے. کیا آپ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وجہ بنی کہ وفاق ایک اہم ذمہ داری آپ کو مل رہی تھی، آپ نے وہ ایکسپٹ نہیں کی، اے جے کے کی پولیٹکس کی طرف آپ نے آنا بہتر سمجھا؟ دیکھیں، یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو چیئرمین تحریک انصاف ہے، انہی کے حکم کے مطابق ہم پنجاب میں بھی کام کر رہے ہیں. جی. جس ٹائم پہ انہوں نے مجھے یہاں وفاق کے لیے کہا تھا، اس وقت شاید آزاد کشمیر سے بہت سارے لوگ اور لیڈرشپ بھی اور ریکارڈ ہے کہ وہ مجھے کہتے تھے، اور میری آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی. صحیح. لیکن اس وقت جب مجھے وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہا کہ آپ پارٹی کی مضبوطی کے لیے کام کریں، تو میں نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا کہ جی ٹھیک ہے، یہ الیکشن کا سال ہے اور ہم اس کے لیے کنٹریبیوٹ کریں گے. صحیح. تو میں چونکہ ماضی میں جب بھی میرا یہ تھا کہ آزاد کشمیر کے لیے جو مجھے آفرز آتی تھی، میں اس کو نہیں مناسب سمجھتا تھا، کیونکہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں، کام ہم یہاں پہ کرتے ہیں، کاروبار ہم یہاں پہ کرتے ہیں، تو ہماری ترجیح ہمیشہ یہاں پہ رہی ہے. آن ریکارڈ ہیں چیزیں، کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے، اس کے اندر دوسری رائے نہیں ہے. لیکن چونکہ وزیر اعظم پاکستان جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں، ہم انہی کے حکم کے مطابق پنجاب میں بھی کام کر رہے ہیں، اور باقی بھی آگے جو ہمیں وہ حکم دیں گے ہم انشاءاللہ اس کے مطابق کام کریں گے. ٹھیک ہے. مزید سوالات بھی آ رہے ہیں، سوالات بھی ہم پبلک کے شامل کریں گے. پبلک پوچھتی ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو وائس آف کشمیر پر اپنے میزبان علی جنت کے ساتھ، اور آج کے اس خاص نشست میں ہمارے خاص مہمان ہیں سردار تنویر الیاس صاحب، مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف اور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب. آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آج ہم ان سے بات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سوالات کو بھی ہم شامل کریں گے. فیس بک پہ آپ ہمیں سوالات وہاں پر لکھ کر بھیج رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کالز کو بھی پروگرام میں شامل کیا جائے گا، اور کال کرنے کے لیے 03413105105 از دا لائیو کالنگ نمبر. اور اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پہلے کالر، ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ لائنز ہم نے اوپن کر دی ہیں. السلام علیکم جی، اپنا نام بتائیں. وعلیکم السلام، محمد عزیز بات کر رہا ہوں باغ ویلی آزاد کشمیر سے. عزیز صاحب، ویلکم ٹو دس شو. کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ ہم طاہر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ فرزند کشمیر ہونے کے ناطے یہ بزنس مین ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے آزاد کشمیر کی حکومت میں سیاست کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، ہمارے وابستہ سب چیز پاکستان کے ساتھ ہے. تو آپ فرزند کشمیر ہیں، تو یہ جو گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنایا جا رہا ہے، اس میں کیا کشمیر کاج کو نقصان نہیں پہنچتا ہے؟ اور آزاد کشمیر کی عوام کے ساتھ جو ظلم ستم ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نون لیگ ہے یا پی ٹی آئی ہے؟ اور اس کے بعد گلگت بلتستان اور فاٹا میں آٹے کی قیمت کیا ہے، یہاں پر کیا ہے؟ اور ان کی حکومت وفاق میں ہے، تو ہر ہفتے 7 دن کے بعد پیٹرول ڈیزل کھانے پینے کی چیزیں مرغی انڈا آٹا مہنگا ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور آنے والے وقت میں اگر ان کی حکومت کشمیر میں بنتی ہے تو یہ جو تقسیم کشمیر کا فارمولہ ہم سنتے آ رہے ہیں، تو اگر کل کشمیر کو تقسیم کیا جا رہا ہے جس طرح سے LSE سے شیئرنگ بند کرا دی گئی ہے، اس سے تو مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا.
अगर है। कल कश्मीर तकसीम का मसला हल होता है तो आप इसके लिए, क्योंकि आप भी पुलिस की धरती से तल्लक रखते हैं और पुलिस की धरती का आजाद कश्मीर को आजाद कराने में बहुत बड़ा किरदार है, ठीक है। शहीदों और गाजियों की आपके धरती तीन है। चार सवाल तो हैं, ठीक है। आपका इसमें क्या रोल होना चाहिए, होगा ठीक है, आने क्या वाले- रोल, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अजीज साहब ने कॉल की, गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हैसियत के हवाले से वो बात कर रहे हैं, इस प्रोस्पेक्ट में कश्मीर का क्या होगा, एक तो सवाल उनका ये, और महंगाई के हवाले से भी उन्होंने पूछा, और मौजूदा हुकूमत पीटीआई हुकूमत के हवाले से भी बात कर रहे हैं, महंगाई के हवाले से आए रोज कीमतें बढ़ रही हैं, इस पे आपका मौका। बिल्कुल ठीक है, अजीज साहब के सवाल के लिए उनका बहुत शुक्रिया। देखें, बुनियादी तौर पे जब आप जीबी की बात करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि चूंकि जीबी के साथ मेरा बड़ा इंटरेक्शन का ये रहा है मुझे अपनी माजी की लाइफ में अंदर, सही, मैं ये समझता हूँ कि जीबी के जो लोग हैं वो अपने पॉलिटिकल बड़ी डिप्राइवमेंट का शिकार रहे हैं। सही, तो उस पॉलिटिकल डिप्राइवमेंट से अगर आप देखें कि पहले जब यहाँ पे काउंसिल बनी, फिर काउंसिल की आगे फर्दर जब डेवलपमेंट होके तो अब उसका एक सूबाई स्टेटस बना हुआ है। ठीक है, तो मेरे नज़दीक ये कि बुनियादी तौर पे हमें ये देखना चाहिए कि वहाँ पे पॉपुलेशन हमारी थोड़ी है और रकबा काफ़ी बड़ा है जीबी का। हम्म, तो उसमें अगर लोगों को बुनियादी तौर पे इस वक्त उनके हुकूक मिल रहे हैं तो उनके हुकूक की हमें हमायत करनी चाहिए कि उनको ये बुनियादी हुकूक मिले हैं। ठीक है, मैं नहीं समझता कि जीबी के लोगों को उनकी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है या हुकूक के हवाले से मसला कश्मीर के ऊपर कोई फ़र्क पड़ना है। ठीक है, देखिए, कश्मीर के हवाले से आप ये देखें कि पिछले 70-72 सालों में हमने स्टांस चेंज किया, क्या हिंदुस्तान ने स्टांस चेंज किया? वो कश्मीरी जो कश्मीर के अंदर रहते हुए हमारे सब्ज़ लाली परचम के अंदर दफन होते हैं, हमारी माएँ बहनें वहाँ पे हर जो शहीद है वो हमारे झंडे के अंदर दफन होता है और वो वहाँ पे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तानी हैं। ये बुनियादी तौर पे बड़ी क्लियर है। हम पाकिस्तान जो है वो किसी भी हवाले से कश्मीरियों के हवाले से ना कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। और मेरी इसके ऊपर बड़ी स्ट्रांग ओपिनियन है कि कश्मीर की तकसीम का ना तो कोई फार्मूला है ना हम कोई फार्मूला ऐसा एक्सेप्ट करेंगे। कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है और कश्मीरी जो है वो पाकिस्तानी है। ठीक है, एक स्ट्रांग पाकिस्तान ही कश्मीर की आज़ादी का ज़ामन हो सकता है। कश्मीरियों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। अब उनके लिए कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि वो वापस चले जाएं और यही वजह है कि हिंदुस्तान डर रहा है, वरना वो कश्मीरियों को दुनिया को बुलाए, कश्मीरियों से पूछे कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। हिंदुस्तान को ये पता है, इसलिए उसने 370-35 को रिवोक किया कि कश्मीर का प्रिंसली स्टेटस ख़त्म हो और वो कश्मीर के अंदर नॉन कश्मीरियों को आबाद कर सके ताकि रेफरेंडम को अपने हक में कर सके। सेकंड ये है कि जो महंगाई के हवाले से उनका क्वेश्चन था, देखिए महंगाई के पीछे कुछ फैक्टर्स हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली चूँकि एथिक्स बिल्कुल ख़त्म हो गई। कुछ तो महंगाई के वो फैक्टर्स थे जो इंटरनेशनल होते हैं या हमारे यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट, और ये चूँकि टेक्निकल बातें होती हैं कि वो करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से जब डॉलर आपने रखा होता है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं जिससे आम सारिफ को या कंज्यूमर को डेली सबका पड़ता है। पिछले दिनों मैं लाहौर में, हमारी 3-4 मंडियाँ हैं जो फ्रूट वेजिटेबल रेलिवेंट जी, मैं मंडी के अंदर गया तो ये जो पेठा कद्दू है ये वहाँ पे 25 रुपये किलो का था। ठीक, हम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना चाह रहे थे कि आम रिटेल मार्केट में जब चीज़ आती है, जबकि वही कद्दू जो लाहौर की रिटेल मार्केट थी उसमें 250 रुपये केजी था। आप अंदाज़ा लगाएं कि मेन मंडी से लेके मार्केट तक आने में कितनी ट्रांसपोर्टेशन उसके ऊपर खर्च होती होगी। सही, तो हमारी सोसाइटीज़ में जो मैं एथिक्स की बात करता हूँ, एक स्पेकुलेशंस होती हैं, एक बीच में ग्रुप ऐसा होता है कि जो उससे बेनिफिट ले रहा होता है और वो अनफॉर्चुनेटली जब ऐसी सूरत हाल आती है तो उसमें से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और आम आदमी के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करते हैं। ठीक, ठीक है। और इसके साथ साथ फेसबुक पे भी मैसेजेस मिल रहे हैं। फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया सऊदी अरेबिया से, और नज़र अब्बासी साहब हैं, उन्होंने सवाल पूछा है। मोहसिन नवाज हैं, और नज़र अब्बासी साहब ने सवाल पूछा है कि क्या पीटीआई और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद हो सकता है, और इसके अलावा कश्मीर में डेवलपमेंट के हवाले से भी सवाल पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल तनवीर इलियास साहब से है कि कश्मीर के हवाले से आपने सवाल पूछा, उस पर तनवीर साहब जवाब दे चुके हैं, और पीटीआई के इत्तेहाद के हवाले से भी हम आगे चलकर बात करेंगे। इसी तनाजुर में मेरा सवाल भी तनवीर साहब से है। तनवीर साहब, चूँकि इत्तेहाद के हवाले से बात हो रही है, आज़ाद कश्मीर की सियासत की हम बात कर रहे हैं, और आगे क्या लाइहा अमल अपनाया जा रहा है, पीटीआई की जानिब से क्या रोड मैप दिया जा रहा है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ एक इंटरनेशनल कॉलर हैं, काफी देर से वो होल्ड पे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइए।
बदर मुमताज बात कर रहा हूँ दुबई से। मुमताज साहब जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल तनवीर साहब से है कि चूंकि कोई शक नहीं है इसमें कि पाकिस्तान के बेहतरीन बिजनेसमैन में इनका शुमार होता है, तो अब चूंकि ये गवर्नमेंट पीटीआई की तरफ से ये पीटीआई में एक अहम ओहदा इनको मिल चुका हुआ है और उसके बाद आजाद कश्मीर के अंदर इनका एक अच्छा खासा रोल है। तो मेरा सवाल इनसे ये है कि ताज रेजिडेंशिया और सेंटोरस जैसा प्रोजेक्ट जिससे हमारे लोकल तबका जो इस जगह में भी होना चाहिए, अभी बात करना चाह रहे हैं, तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो हमारे पुंछ डिवीजन के अंदर लॉन्च करने जा रहे हैं जिससे हमारी बेरोजगारी का खात्मा हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। डेवलपमेंट के हवाले से उन्होंने पूछा। देखें, एक इनका जो सवाल है दुबई से उन्होंने हमारे दोस्त ने पूछा, और दूसरा जो आपने पहले कहा था इत्तेहाद के हवाले से कि फेसबुक पे किसी ने पूछा। जी जी, आप ये देखें कि जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि अभी चूंकि रिसेंट एक तो सेनेट का इलेक्शन था, बिल्कुल, उस सेनेट के इलेक्शन से पहले आपने देखा कि हमारे जो कैंडिडेट थे इस्लामाबाद से, हफीज शेख साहब जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, बिल्कुल, वो इलेक्शन लूज कर गए और यूसुफ रजा गिलानी साहब इलेक्शन जीत गए। जी, उसमें जो बहुत बड़ी चेंज है आपके मुल्क की सियासत के अंदर, वो आप सिर्फ इमरान खान से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो करते हैं कि इमरान खान साहब ने फौरी तौर पे विद इन आवर्स ये कहा कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। ठीक, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर हुकूमत चाहे तो वो उसको समरी मूव करना, उसको मतलब मुख्तलिफ लीगल तरीक़ों से आप ये कहते हैं कि जी 2 हफ्ते में हम लेंगे, जी, उसमें आपको मैनेजमेंट करनी होती है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट होती है। लेकिन इमरान खान साहब का ना ये मिजाज है, ना वो ये करते हैं। उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि जी हम जाएंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, सही, और अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया तो उसके साथ ही सारी चीज़ें वो दम तोड़ गई जो लोग समझ रहे थे या प्रोपेगेंडा पीडीएम के फोरम से किया जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की जो हमारी सीटें थी वो सारी की सारी इंटैक्ट रही, और वज़ीर आज़म साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया। उस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में अगर आप देखें तो जो हमारे यहाँ इत्तेहादी थे, जो इत्तेहादी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनकी बड़ी मेजर कंट्रीब्यूशन थी, वो गवर्नमेंट के साथ खड़े नजर आए, सही, वो अलायंस के साथ खड़े नजर आए। और इसलिए इमरान खान साहब ने नेशनल असम्बली के अंदर फौरी तौर पर उन सब अपनी इत्तेहादी पार्टियों का शुक्रिया अदा किया। और आप देखें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के फ़ौरन बाद हमारे जो वहाँ असम्बली के अंदर जो स्पीकर्स थे वो सारे के सारे हमारी इत्तेहादी पार्टियों के कायदीन थे। सही, आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या इत्तेहाद किस पार्टी के साथ हो सकता है, किसके नहीं हो सकता, तो मेरा ये ख्याल है कि ये इमरान खान साहब की डोमेन है, वो डिसाइड करेंगे, वो इसका फैसला करेंगे। ठीक है, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो भी इमरान खान साहब फैसला करेंगे हम उसको लेके चलेंगे। तो मेरी अपनी ज़ाती राय में इत्तेहाद किसी के साथ करने में सियासत के अंदर नुकसान नहीं होता, फ़ायदे ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि क्या हालात बनते हैं। उन हालात को देखते हुए जो चेयरमैन ने फैसला किया हमें कबूल होगा। सही, और मजीद भी हम कॉल्स शामिल करेंगे। और एक जो हमारे दोस्त थे दुबई वाले, मादरत के साथ उनका सवाल पुंछ के हवाले से वो कह रहे थे सेंटोरस या हमारे ग्रुप के जो दूसरे बिजनेसेस हैं। देखिए, मैं अगर गवर्नमेंट के अंदर जाता हूँ या किसी न किसी सूरत में हम गवर्नमेंट का मैं हिस्सा होता हूँ, एजेके की आइंदा आने वाली गवर्नमेंट का अगर किसी सूरत में मैं हिस्सा हूँ जिसका फैसला भी इमरान खान साहब ने ही करना है, लेकिन कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो मैं फिर तो अपना जाती बिजनेस नहीं करूंगा वहाँ पे, जो अलग हो जाएंगे जी। वो ग्रुप अगर कोई ग्रुप हमारा इनिशिएटिव लेता है तो वो ग्रुप का भी राइट है, वो करता रहेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मेरा तस्वर है आज़ाद कश्मीर के डेवलपमेंट के हवाले से वो बहुत आगे का है। मैं एक ऐसी रियासत, ऐसी फलाई रियासत देख रहा हूँ कि जिसकी मिसाल दी जाएगी। ये कोई एक आध प्रोजेक्ट पे डिपेंड नहीं होगा, मतलब मैं वर्ड्स नहीं, मैं अमल से लोग देखेंगे कि ये चीज़ें, चूँकि जब ये यहाँ पे भी आप बड़े काम करते हैं तो लोगों के क्वेश्चन मार्क्स होंगे, कैसे होगा, कब होगा, किस तरह होगा, नहीं होगा, तो ये इस किस्म के सवाल लोग हमेशा हमें करते रहे। बट मैं अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिविटी के ऊपर बिलीव करता हूँ। लेकिन मैं अपने जो दोस्त दुबई से पूछ रहे थे, जिन दोस्तों को नहीं भी मौका मिलता कॉल करने का, ये वो जानना चाह रहे होते हैं, मैं उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि किसी न किसी सूरत में अगर हम गवर्नमेंट का हिस्सा हुए तो हम आपको एक बदला हुआ आज़ाद कश्मीर देंगे। आपको वो देंगे आज़ाद कश्मीर जिस पे आपको आज़ाद कश्मीर पे फख्र होगा और काम करने वालों पे भी होगा। तनवीर साहब, जब मैंने इससे पहले आपका इंटरव्यू लिया था तो अपने जवाब में आपने कहा था कि आप एक आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का इंतज़ामी ढांचा तब्दील करने की आपने बात की थी। आपकी पार्टी इक़्तिदार में आती है, इसी कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट सवाल है, क्या बेहतर गवर्नेंस मॉडल दिया जा सकता है? क्या आपकी तजवीज़ है आज़ाद कश्मीर को लेकर लोगों की फलाह बहबूद के लिए? क्या बेहतर गवर्नेंस मॉडल आपकी नज़र में आप तजवीज़ करेंगे लोगों के लिए?
आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर की पॉपुलेशन भी 4-5 मिलियन के करीब है जी। सिंगापुर की पॉपुलेशन जो है वो 2.4 मिलियन है, और सिंगापुर कोई 1965 के करीब 65-66 में आज़ाद हुआ था। सही। मेरा ये अपना ख्याल है कि जो दुनिया के आप मॉडल देखते हैं ना, कि जो जिन जगहों पे छोटी पॉपुलेशंस होती हैं, लोगों का क्लोज कांटेक्ट होता है, हर आदमी की तकरीबन आप कह सकते हैं कि ऊपर लेवल पे अप्रोच होती है। सही। आपका इस वक्त आज़ाद कश्मीर के बजट के अंदर जो नॉन डेवलपमेंट बजट है, आप ये देखें कि वो कितना है, सारा पैसा उसके अंदर जाता है। और मेरा अपना ये ख्याल है कि अगरचे आज़ाद कश्मीर के हवाले से ये बजट लोगों को अब भी बहुत लगता है कि ये बड़ा है, लेकिन मेरे नज़दीक ये है कि इसके अंदर भी बहुत इजाफे की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ आपको अपनी रियासती स्ट्रक्चर जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, उसको बहुत चेंज करना होगा। और जब आप उसकी तब्दीली की तरफ जाएंगे, उस इलाके के अंदर बेशुमार पोटेंशियल मौजूद है। ठीक है। आपको बाहर से बड़े ग्रुप लाने होंगे जो आपके साथ बीओटी मॉडल्स के ऊपर काम करेंगे, वो आपकी डेवलपमेंट के अंदर रियल कंट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है। और जब आप ऐसी चीज़ें नई आउट ऑफ द बॉक्स उसके अंदर जाएंगे, तो आपको ये छोटे इलाके के अंदर मैं ये समझता हूँ कि उसका स्ट्रक्चर चेंज करना चंद सालों में लोगों को लगेगा कि ये कौन सा वाला आज़ाद कश्मीर है। और मैं ये इसलिए कहता हूँ कि लोग फख्र करेंगे आज़ाद कश्मीर, वहाँ के रहने वाले जो बाहर मैंने देखा है, दुनिया की हर जगह वो अपना सिक्का मनवा लेते। हमारे लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत सलाहियतें दी हैं, बहुत पोटेंशियल है हमारे लोगों के अंदर। मैंने फार ईस्ट, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, हर जगह के अंदर आज़ाद कश्मीर के लोगों को बड़ी ऐसी जगहों पे देखा है कि वो स्ट्रगल करके जहाँ पे उनको रास्ता मिलता है वो पहुंच जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे तो ये सबसे हमारे लोग इंशाल्लाह बहुत आगे। कॉलर है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया आपने? वालेकुम सलाम, ज़ोहेब अजीज बात कर रहा हूँ अबू धाबी से। ज़ोहेब बात कर रहे हैं जी अबू धाबी से। जी, क्या सवाल है आपका ज़ोहेब? जी, तनवीर इलियास साहब को सबसे पहले आज़ाद कश्मीर सियासत में खुश आमदीद। और इनसे थोड़ा ये सवाल लाजमी पूछना है कि जिस तरह पाकिस्तान में एहतसाब का अमल इमरान खान के आने के बाद तेजी से शुरू हुआ है, क्या आज़ाद कश्मीर में भी एहतसाब का निज़ाम इसी तेजी से शुरू होगा? क्योंकि आधे से ज्यादा जो वजीर है उनकी कोठियां, उनकी प्रॉपर्टियां सब बैरिया टाउन में है, और आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो इस टाइम गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं, और खाने को आटा तो दूर की बात मिल ही नहीं रहा, जो मिलता है वो खाने के काबिल नहीं मिल रहा है। वैलिड क्वेश्चन है आपका, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। एहतसाब के अमल के हवाले से बात कर रहे हैं, चूँकि मौजूदा हुकूमत की जो परफॉर्मेंस और इसके अलावा अब तक जो तरीकाकार रहा है, इस तनाजुर में बात कर रहे हैं, चूँकि आज़ाद कश्मीर के मुकाबले में पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का एक मैकेनिज्म है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में नहीं है। देखें, एक तो यह कि जो ज़ोहेब साहब चूँकि अबू धाबी में रह रहे हैं, एक उन्होंने एक ये कंप्लेन भी की कि जो चीज़ें जा रही हैं, नाकस जा रही हैं, आटा या दूसरी चीज़ें, इस हवाले से चूँकि मिडिल ईस्ट के अंदर मैं आपको बताऊँ कि चूँकि हमारा मिडिल ईस्ट का भी बैकग्राउंड है, वहाँ हम रहते रहे हैं, पिछले मेरे 30-35 साल से मुझे भी मतलब है वहाँ बहुत रहने का इत्फाक हुआ है। जो म्यूनसिपल निज़ाम है मिडिल ईस्ट के अंदर ना, खाने पीने की चीज़ों के हवाले से मिलावट हो गई, हाइजीन हो गई, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। वो आप सऊदी अरबिया का मॉडल देखें, वो आप मुत्तहिदा अरब अमारात का मॉडल देखें, तो उसमें बड़ी सख्ती की जाती। इसमें यह है कि जो बुनियादी तौर पर ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर, मुझे पिछले दिनों भी कुछ डेलीगेशन आए मिलने, उन्होंने भी ये कंप्लेन की, तो ये मेरी समझ से बाहर था कि जब आज़ाद कश्मीर के अंदर फूड अथॉरिटी है, जिसको हमारी पंजाब फूड अथॉरिटी ने ट्रेन किया था, चूँकि मैं पंजाब फूड अथॉरिटी का भी इंचार्ज रहा हूँ, तो मेरे नज़दीक ये था कि पंजाब फूड अथॉरिटी से ट्रेनिंग लेने के बाद हमारे आज़ाद कश्मीर में एटलीस्ट ये मिलावट खाने की चीज़ें, उन्होंने मुझे बताया, डेलीगेशन ने जो मेरे लिए तकलीफ दे था कि पिंडी से नाकस चीज़ें जो कहीं और नहीं बिक सकती, वो सिर्फ और सिर्फ आज़ाद कश्मीर में खपाई जाती हैं, वहाँ बेची जाती। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि हमारे जो आज़ाद कश्मीर के महकमे हैं, और स्पेशली फूड अथॉरिटी या दूसरे जो रेलिवेंट महकमे हैं, उनको इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए। या हमारी जो गवर्नमेंट आएगी जब आएगी, लेकिन अभी से लोगों को इसके ऊपर एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है कि आप शहरियों की लाइफ के साथ खेलें। सही। और ये मैंने पंजाब में भी हम पे बड़ा दबाव था, मैं हमेशा ये कहता था कि यार ये तो मेरा ड्रीम था कि पाकिस्तान में कोई कभी देखे तो सही कि ये जो खाने की चीज़ बेची जा रही है, एक आदमी पैसे देता है, वो बीमारी क्यों खरीदे? सही। आप जितने मर्जी अस्पताल बना लें, जब आप इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होने। सेकेंड, जो ज़ोहेब साहब का सवाल था रिगार्डिंग अकाउंटेबिलिटी, देखिए मैं पंजाब के अंदर, मुझे चूँकि बिजनेस कम्युनिटी का बड़ा दबाव का भी सामना होता है,
जो कोई शुगर मिल वाला होगा, कोई घी मिल वाला होगा, कोई दूसरा होगा, उनके इश्यूज भी नैब में थे। मेरे पास जब भी आए मैंने कहा जी जिसका जो जेन्युइन इश्यू होगा हम नैब के पास लेके जाएंगे, और नैब भी को अंधे कानून के साथ नहीं बैठा हुआ। आप जेन्युइन इश्यू लेके आए, लेकिन हम ये देखें कि अगर हमारे मुल्क ने आगे जाना है तो हमें इस सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए कि जी जो आपके एसेट्स है ये बियॉन्ड योर मीन्स कैसे हो सकते हैं। सही। आपके पास जो कुछ है कैसे बनाया आपने, आपके पास जो कुछ दौलत आई है आपके पास कहाँ से आई है। तो इन सवालों का जवाब जो मस्जिद सोसाइटीज़ होती हैं जिनके अंदर आप ये देखें कि सवाल और जवाब होते हैं, वो माशरे आगे जाते हैं। सही। तो हमारे मुल्क में जो नैब है इसका बड़ा बेसिक रोल है, और मैं ये समझता हूँ कि नैब और नैब से भी बहुत बेहतर निज़ाम आज़ाद कश्मीर के अंदर इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करवाने की हम कोशिश करेंगे। अगर मैं गवर्नमेंट के अंदर ना भी गया, जो गवर्नमेंट में होंगे उनको हम सजेस्ट करेंगे। अगर हम खुद गवर्नमेंट का हिस्सा हुए तो हम इसको इंशाल्लाह मेक श्योर करेंगे कि अकाउंटेबिलिटी देखें, ऑन रिकॉर्ड है, मेरी इसके ऊपर स्पीचेस भी हैं, मैंने इसके ऊपर लिखा भी है कि जी ये बुनियादी तौर पे अगर माशरे ने आगे जाना है तो उसके लिए इस चीज़ के लिए देखें, आप जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो रियासत मदीना की बात कर रहे हैं, अगर हजरत उमर से ये सवाल किया जा सकता है कि जी ये जो चादर आपको मिली थी माले गनीमत से, उससे आपका लिबास नहीं बन सकता था, आप ये बताएं कि आपका सोर्स क्या, आपने ये लिबास कैसे बना लिया। यानी सवाल पूछने वाले को इस चीज़ का डर था कि उस चीज़ को शायद उसके अंदर था कि शायद हजरत उमर ने अपने इन्फ्लुएंस से दूसरी चादर भी ले ली होगी। सही। तो हजरत उमर ने भी ये नहीं उसको कहा कि जी तुमने ये सवाल क्यों किया। आप रजी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे को बुला के कहा कि तुम जवाब दो इसका। सही। तो जब बेटे ने ये कहा कि जी मैंने अपने हिस्से की चादर अपने बाबा को दी है, तो बुनियादी तौर पे सवाल क्यों ना हो। ये सवाल लोगों का हक है, लोगों को पूछना चाहिए, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनको भी पूछना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी से कोई एग्जेम्प्टेड नहीं होना चाहिए। और अगर किसी ने देखें कोई प्रॉपर्टी उसको इनहेरिट हुई है या उसके वसाइल से, अगर तो वो बैरियर टाउन में या किसी और टाउन में रह रहा है तो दैट्स फाइन, ठीक है। लेकिन अगर उसने पब्लिक मनी लूटी है तो उसका जवाब उसको जवाब देना चाहिए, और उसके लिए उसको सजा भी भुगतनी चाहिए, और उसको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल सही। पब्लिक पूछती है, आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ कश्मीर पे अपने मेजबान अली जन्नत के साथ, और फेसबुक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कंबाइंड क्वेश्चंस हैं और मिले जुले एक ही तरह का सवाल पूछा जा रहा है। हम आपके सवालात को भी शामिल कर रहे हैं। रोहिल अब्बासी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और वलीद मिर्जा ने सवाल पूछा है। नसीर महमूद मुगल हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और राजा फयाज हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन कलेक्टिवली हम सरदार तनवीर इलियास साहब से पूछेंगे। सैयद सिकंदर शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सरदार आतिफ हुसैन हैं, और इसके साथ साथ रोहिल अब्बासी ने हमें सवाल पूछा है हमसे, और इसके अलावा राजा सरफराज तराबी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और आतिफ इजाज ने सवाल पूछा है। सवाल मिले जुले हैं, डेवलपमेंट के हवाले से हैं, जैसा कि तनवीर साहब बात कर रहे हैं। और ये भी पूछा जा रहा है कि आप इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं, 3 जगहों पे आप ख्वाहिशमंद हैं वहाँ से इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से। अब हल्का नंबर 5 की अगर बात करें, पुंछ अल्ले 5 पुंछ से, और अल्ले बस्ती बाग और अल्ले 25 वादी नीलम से आप इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2018 के इलेक्शन में 5 जगहों से इंतखाब में हिस्सा लिया था। आप 3 में से आप 3 जगहों से लड़ने जा रहे हैं, क्या वजह है इसकी? क्या आप आज़ाद कश्मीर की प्रीमियरशिप देख रहे हैं, या वाकई सही मानों में लोगों की फलाह और बहबूद के लिए, डेवलपमेंट के लिए आप काम करना चाहते हैं? ये मिक्स सवाल हैं। देखिए, ये जो अभी तो चूंकि हमारी इंटरनल पार्टी की एप्लीकेशन थी वो हमने जमा करवाई हैं, लेकिन फाइनल कौन से हल्के होते हैं वो यहाँ की जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है उनके मशावरत से हम करेंगे जी। लेकिन बुनियादी तौर पे देखें, इलेक्शन लड़ना फिर उसके अंदर कामयाब होके आना, जो हमारा बुनियादी मकसद है ना कि वो पार्टी कामयाब हो, हम पार्टी की कामयाबी के लिए काम करें। तो जो मेरा भी इसको जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि हम पार्टी के लिए काम करें, और इंशाल्लाह पार्टी कामयाब होगी तो हम कामयाब होंगे। सही। तनवीर इलियास साहब काबिल कदर शख्सियत हैं, मगर उनकी पूरी फैमिली मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता है। सवाल पूछा है साजिद रज़ाक ने, और इस सूरत हाल में आगे क्या लाहे अमल होगा? पाकिस्तान में PDM और आज़ाद कश्मीर में KDM को फ़ायदा हो सकता है। लाहे अमल के हवाले से पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या एजेंडा लेकर इंतखाबात में आएगी? देखिए, बुनियादी बात यह है कि जितने भी लोग पॉलिटिकल हैं ना वो किसी न किसी जमात के साथ रहे हैं, लेकिन मेरा जो सियासी सफ़र है वो पहला ही PTI से मैंने स्टार्ट किया। मैं PTI से पहले किसी दूसरी जमात में नहीं था, तो मेरा PTI से स्टार्ट है, और हमारी कोशिश ये है कि PTI आगे कामयाब मतलब है हो आज़ाद कश्मीर के अंडर 2/3 मैंडेट के साथ, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के वर्कर्स हैं, हम पंजाब में काम कर रहे हैं, हमें जो भी वो असाइनमेंट देते हैं वो हम कर रहे हैं, वहाँ पे भी वो जो देंगे हम इंशाल्लाह करेंगे। सही।
कॉलर को भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आपकी कॉल इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। अपना नाम बताइए और सवाल शेयर कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अलमास बात कर रहा हूँ। जी अलमास साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मैं बाहर से सवाल कर रहा हूँ। तनवीर इलियास साहब से मेरा सवाल है। जी प्लीज। सर, मेरा सवाल उनसे ये है कि मैं थोड़ा सा सियासी हवाले से उनसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि अगर ये वस्ती बाग से अलग तनवीर इलियास साहब जी, तो 4 साल से ये सवाल उनसे जरूर पूछिए। ये 4 साल से के लिए मेहनत कर रहे हैं, हल्के में काम कर रहे हैं, लोगों के साथ उठना बैठना, फिर ये उनके साथ क्या ज्यादती नहीं है अगर टिकट हल्का वस्ती बाग का वो ले जाते हैं? ये सवाल आप जरूर पूछिएगा उनसे। मैं लाइव देख रहा हूँ आपका प्रोग्राम। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की बात कर रहे हैं? जी जी ठीक है, सवाल आपका पहुंच गया। वस्ती बाग के हवाले से, बाग से उन्होंने कॉल की और कह रहे हैं कि अगर जैसे आपने बात की टिकट के लिए आपने फॉर्म जमा कराए हैं, टिकट मिलना ना मिलना बात की बात है, और कह रहे हैं कि क्या वर्कर्स के साथ ज्यादती नहीं होगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने सवाल किया वहाँ से। मेरी अपनी ज़ाती राय में ये है कि इस वक्त तो मैं पार्टी की मजबूती के लिए काम करना, ठीक है, और बाज़ औक़ात लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। मैं ये कहता हूँ कि हम पुराने, अगर आप बाग की वोटर लिस्टें चेक करेंगे तो हमारे जो लोग थे, मेरे अपने जो बुजुर्ग थे, ये सारे के सारे हम बाग के वोटर ही थे। सही। तो हम सारे पीटीआई हैं जो वहाँ पे बैठे हुए काम कर रहे हैं, हम जो यहाँ बैठे हुए काम कर रहे हैं, हम पीटीआई हैं। वी ऑल आर पीटीआई। ठीक है। तो उसमें से ये है कि ये लीडरशिप ने फैसला करना होता है कौन सा टिकट किसको, तो इससे कोई डिप्राइव नहीं होगा। हम सब की कोशिश ये होनी चाहिए कि गवर्नमेंट पीटीआई की बने, सही, और 2/3 मेजॉरिटी के साथ बने। तो बाकी हमें सब ने एज ए वन टीम काम करना है और हुकूमत बनाने के लिए काम करना चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर पीटीआई की गवर्नमेंट बनती है तो ये हम सब की थोड़ा सा मजीद क्लियर करते हैं कि अगर आपको टिकट नहीं मिलता, किसी और को भी मिलता है, वस्ती बाग की बात हो या नीलम की हो या पुंछ की हो, किसी और कैंडिडेट को भी मिलता है, तो आप उनकी भी कैंपेनिंग करेंगे जैसा कि आप अपनी करने के ख्वाहिशमंद हैं? देखें, हमारा जो काम है ना, मेरा हो या बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का हो या जितने भी हमारे दूसरे लोग हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो काम है बुनियादी तौर पे अपने हलकों के अंदर हमने जाके कैंपेन नहीं करनी। हमने जितने हमारे कैंडिडेट्स हैं वो पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर जहाँ पे लड़ रहे होंगे, हमने उन सब की कैंपेन करनी है। सही। हमें जिन हलकों से कोई, मैं 1 से लड़ा या 3 से लड़ा, मैंने लोगों को कहा कि भाई इलेक्शन आपने लड़ना है, मैंने नहीं लड़ना। सही। तो हम तो पूरे आज़ाद कश्मीर के लोगों की कैंपेन कर रहे होंगे, तो उसमें यह है कि कैंपेन के लिए यह है कि हमने सारे कैंडिडेट जितवाने हैं इंशाल्लाह। सही। मजीद कॉलर्स को हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइए और सवाल शेयर कीजिए। वालेकुम अस्सलाम जी, जहांगीर शाहीन बात कर रहा हूँ पानीवाला से। जी जाजेब साहब, क्या सवाल है आपका? जी, सवाल मेरा ये है कि तनवीर साहब से कि इलेक्शन पीटीआई के प्लेटफॉर्म से लड़ रहे, तो पाकिस्तान में जैसे पीटीआई के बहुत सारे वर्कर को इग्नोर किया गया है और इम्पोर्टेड चेहरे लाके तो पीटीआई ने एक्सपीरियंस हासिल करके तो हुकूमत बनाई है, कोई पीपी से, कोई नॉन लीग से, इधर उधर से। इसी तरह ये आजाद कश्मीर की तो सियासत में भी ऐसा लग रहा है कि जैसे सिकंदर याद साहब वापस चले गए मुस्लिम कांफ्रेंस में, तो क्या पीटीआई भी कोई गठजोड़ करेगी या इस तरह? ठीक है, इत्तेहाद के हवाले से बेसिकली आपका सवाल है। ठीक है जी, इत्तेहाद के हवाले से पूछा जा रहा है, या तो फिर वो नए चेहरे आएंगे या जो पीटीआई के वर्कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पानीवाला से आपने कॉल की और बेसिकली उनका बहुत शुक्रिया। देखिए, उनका बुनियादी तौर पे जो मुझे कंसर्न नजर आ रहा है कि शायद जो नजरियाती पीटीआई का वर्कर है, हाँ, उसका हक मारा जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि हम इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर चूँकि एक छोटा सेटअप है, वहाँ पे हमारी ये कोशिश होगी कि जो हमारे नजरियाती कमिटेड पुराने लोग हैं वो किसी हवाले से डिप्राइव ना हो, ना उनका कोई हक मारा जाए, वो इंशाल्लाह हमारी मेन टीम का हिस्सा होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ चूंकि आप लोग कॉल्स भी कर रहे हैं, जरा एक और कॉलर को हम शामिल कर लेते हैं। इंटरनेशनल कॉलर्स भी काफी कॉल्स कर रहे हैं और ओवरसीज से मुतालिक भी सवाल पूछे जा रहे हैं तनवीर साहब से, चूंकि फेसबुक पे काफी सारे सवाल हैं और पूछा जा रहा है कि ओवरसीज जो कश्मीरी हैं उनके हवाले से क्या उनका रोल होगा। जरा एक कॉलर भी है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, कॉल कनेक्टेड है, कौन कहाँ से? जी, जोहेब बात कर रहा हूँ सर, अबू धाबी से। पहले भी आपसे कॉल की, दूसरे दफा मौका मिला, शुक्रिया। हमारे घर गलूट में तो सबसे पहले तनवीर इलियास साहब को हम दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। और बहुत सारे लोग जो अभी सवाल जवाब कर रहे थे उनके हवाले से एक जवाब भी और उनके साथ सवाल भी। तो वो जवाब में कहता है कि जो वजीर आला पंजाब है उस्मान बुज़दार, तो उनको भी पीटीआई में आए हुए कोई इतना खास टाइम नहीं हुआ था, लेकिन वो एक बड़े सूबे के वजीर आला बन गए थे।
تو اس کے علاوہ جو دوسرا میرا سوال ہے ان سے، یہ پلیز ان سے لازمی پوچھنا جی کہ ہم نے اس سی پی آئی کو سپورٹ کیا، اس کے لیے ہم نے ہر لوگوں کی باتیں سنی، سب کچھ کیا، لیکن جب ہم لوگ اپنے علاقے میں جاتے ہیں، اپنے ملک میں جاتے ہیں، اپنے ساتھ ایک موبائل لے کے جاتے ہیں، 2 ماہ کے بعد وہ موبائل موبائل ٹیکس کے بند ہو حوالے سے جاتا شاید ہے۔ آپ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، ذرا ٹائم شارٹ ہے، ٹھیک ہے، موبائل ٹیکس کے حوالے سے سوال ہے آپ کا، ہے نا؟ جی 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 موبائل چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ سے کال کی، چلیں شکریہ آپ کا، اور انہوں نے جواب بھی دیا شاید جو اس سے پہلے پارٹیسپینٹ کال کر رہے ہیں اور اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، اور انہوں نے گزار صاحب کا تذکرہ کیا کہ چونکہ ان کو بھی بہت کم ٹائم ہوا تھا اور وہ بھی آ کے بالکل مہینے والی بات تو نہیں ہے، لیکن دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی میں ٹیم کا اہم رکن ہوں، صحیح، میں پنجاب کیبنٹ میں ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے پہلے بھی حکومتوں کے ساتھ واسطہ رہا ہے، چیف منسٹرز ہوں، پرائم منسٹرز ہوں، تو ہماری انٹریکشن رہتی ہے۔ صحیح، میں اس وجہ سے نہیں کہ میں ان کی ٹیم کا رکن ہوں، لیکن میں آپ کو ریئلٹی میں بتاؤں، یہ عثمان بزدار صاحب کی جب حکومت نہیں بھی ہوگی تو لوگ لکھیں گے اس کے اوپر۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ان جیسا آدمی بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح، اٹک سے لے کے صادق آباد تک کا جو پروونس ہے جس کی 12 کروڑ آبادی ہے، پنجاب دنیا کی پاپولیشن کو اگر آپ دیکھیں گے تو پنجاب 10ویں نمبر پہ آتا ہے۔ صحیح، لیکن میں نے اتنا حلیم طبع آدمی، جب وہ صبح آفس میں آتے ہیں تو رات 10-11 تک، اور میں نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا آج تک کے اس ٹائم میں کہ سردار عثمان بزدار صاحب کے سٹاف نے کہا کہ سی ایم صاحب تھک گئے، کل آنا، تمہارا ٹائم چینج ہوگا۔ میں نے کوئی فائل وہاں پینڈنگ نہیں دیکھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وزیر اعظم پاکستان جنہیں عمران وسیم اکرم پلس وہ کہتے ہیں وہ غلط نہیں کہتے۔ میں اندر گورنمنٹ کے فنکشنز دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ میں پچھلی حکومتوں میں بھی ہمیشہ دیکھا ہے۔ تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو آدمی آپ نے بٹھایا ہوا ہے آپ کے اتحادی بھی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ سلیکشن۔ ٹھیک ہے، یہاں ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا اور ہماری ڈسکشن جاری ہے۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام پبلک پوچھتی ہے اپنے میزبان علی جنت کے ساتھ، اور آج اسپیشل گیسٹ سردار تنویر الیاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈسکشن ہماری جاری ہے، اور یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے اور بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ہوتی ہے ملاقات۔ اسٹے ٹیون ٹو ووک FM 105۔ شگفتگی گلے نسترن نہیں بھولے، شگفتگی گلے نسترن نہیں بھولے، حسین پھول کی وہ انجمن نہیں بھولے، حسین پھول کی وہ انجمن نہیں بھولے، تیری بہاروں میں پھر مسکرائیں گے ایک دن، میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، کریو منزل
शरारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन जहां दे हक के लिए कर रहे हैं तैयारी जहां दे हक के लिए कर रहे हैं तैयारी दिखाएंगे सब दुश्मन को शान कहारी दिखाएंगे सब दुश्मन को शान कहारी तेरी फिजाओं में कलियां खिलाएंगे एक दिन तेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन करियो मंज जिगरा जाय चमनो माय मशानी Orient Nano DC Inverter. आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ कश्मीर पर स्पेशल प्रोग्राम पब्लिक पूछती है अली जन्नत के साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ कश्मीर पर स्पेशल प्रोग्राम पब्लिक पूछती है अली जन्नत के साथ। रेडियो वॉइस ऑफ कश्मीर पे आप सुन रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पूछती है अपने मेजबान अली जन्नत के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज स्टूडियोज में एक खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, सरदार तनवीर इलियास खान, मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुआवन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और पब्लिक पूछती है, पब्लिक क्या पूछती है, पब्लिक के सवालात के जवाब दे रहे हैं सरदार तनवीर इलियास साहब। आप भी सवाल कर सकते हैं 0341310105 ये हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है। तनवीर इलियास साहब, मैं देख रहा था फेसबुक पे खासा फीडबैक आज मिल रहा है हमें और जो सवालात पूछे जा रहे हैं उनमें से एक सवाल ये भी है कि 27 फरवरी के दिन आपने रावला कोर्ट में जो प्रोग्राम किया, आपके जलसे को लेकर बहुत सारे लोगों में तशवीश पाई जा रही थी। आपके एक इंटरव्यू में जिसमें आपने गाजी मिल्लत सरदार इब्राहिम खान साहब का जिक्र किया और बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब का जिक्र किया और आपके जलसे को ब्रैकेट करके एक खास पैराए में टारगेट किया जा रहा था। आप क्या कहेंगे इस पर खासे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, लोगों की जानिब से कंसर्न भी आए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जनरल साहब ऐसे है कि असल में चूँकि बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसा सेगमेंट होता है लोगों का जो बुनियादी तौर पे पॉजिटिव चीज़ों को नहीं लोग आगे लेके जाते जी, उनका काम होता है नेगेटिव चीज़ों को लेके जाना। और आप अक्सर ये देखेंगे कि आपकी पॉजिटिव चीज़ें आपके दाएं बाएं होती हैं लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। सही। लेकिन अगर माइनर सी कोई चीज़ नेगेटिव हो तो उसको लेके लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ से भी जो इंटरव्यू था, जिस खास इंटरव्यू की आप बात कर रहे थे, मुझे चूँकि उस इंटरव्यू के फॉर्मेट का नहीं पता था कि ये इंटरव्यू, चूँकि मैंने कभी वो देखा नहीं था, ठीक, तो उसका चूँकि कोई बुलेट फॉर्म टाइप इंटरव्यू, सवाल और उसके जवाब, वो बाकी चीज़ें कट हो जाती हैं। तो चूँकि कोई डिटेल नहीं है, कोई नरेशन नहीं थी जिससे लोगों को समझ आता है। तो चूँकि जो लोग, मैं कह रहा हूँ कि नेगेटिव चीज़ें, उन्होंने चीज़ को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गलत करके ठीक है और उसको वो किया। देखें, गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब जो हैं वो हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, नो डाउट, और आज़ाद कश्मीर की आज़ादी में उनका बुनियादी रोल है, इस पर कोई दूसरी दो राय नहीं है। ठीक है। और फिर ये जो बहुत सारे लोग जो आगे निकल आते हैं डुगडुगियाँ बजाने के लिए, कोई अपना कोई चीज़ होती है उसको सेल करने के लिए, जो हमारे वहाँ के लोग रहने वाले हैं वो रिकॉर्ड है कि गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब की जो फैमिली है उनके साथ हमारा किस नौयत का ताल्लुक़ है। खालिद इब्राहिम साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, सरदार खालिद इब्राहिम साहब के साथ भी जिस लेवल का हमारा ताल्लुक़ था और उस फैमिली के साथ जो हमारा लेवल और जो अजीज़दारी है वो बहुत कम लोगों की है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो गाजी मिल्लत के हवाले से लोगों ने उसको प्रोपोगेट किया, वो बेसिकली उस प्रोग्राम को ही नहीं समझ पा रहे थे। जो प्रोग्राम है वो एक सेपरेट चीज़ थी, उसकी भी मैं सेंसिटिविटी की तरफ आता हूँ। गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब का एहतराम का होना, दिल में होना, मैं एक बात पब्लिक की बात नहीं कर रहा कि बाहर अब तकरीर, दिल में अंदर होना, चूँकि जो उनका रोल है, जो उनकी कंट्रीब्यूशन है, तो वो हर कश्मीरी के लिए फ़र्ज़ है। सही। और उनकी कोई शख्सियत जो है वो मुतनाज़ा शख्सियत नहीं है। ये अगरचे ये अलग बात है कि हमारे रावला कोट के रहने वालों ने, मैं चूँकि उसी सरजमीन से ताल्लुक़ रखता हूँ जिससे गाजी मिल्लत का ताल्लुक़ था, आपने खुद देखा कि गाजी मिल्लत का हमने कितने साथ दिया होगा। सही। गाजी मिल्लत, फिर खुद सरदार खालिद इब्राहिम के साथ इलेक्शंस के हवाले से जो पॉलिटिकल प्रैक्टिकल सियासत है उसमें हमारा जो माजी है वो कोई इतना ताबनाक नहीं है
چونکہ جو غازی ملت جیسی شخصیات ہوتی ہیں وہ متنازع نہیں ہوا کرتی, ان کے پیچھے چلا جا کرتا, آپ ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہم نے ان کی زندگی میں من حیث القوم جس لیول کا ہمیں ریگارڈ رکھنا چاہیے تھا نہیں رکھا. لیکن میرے حوالے سے کوئی ایسی بات کو آگے لے جا کے وہ لوگ جنہوں نے اس کو پروپوگیٹ کر کے اپنی کوئی دکانداری چمکانے کی کوشش کی, وہ اپنی مشہوری سے زیادہ اس کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا, نہ کوئی لیول تھا. اور بعض لوگ ایسے کود پڑے کہ جن کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کا اپنا کوئی نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے, نہ کوئی سیاسی پروگرام ہے, نہ کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے. تو ایسے لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں. تو وہ ٹوٹلی سراسر آؤٹ آف باکس چیزیں تھیں. غازی ملت ہم لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ تھے, بڑی شخصیت تھے, اور ان کا دل میں سب کے لیے یہ ضروری, میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ریکارڈ کی چیزیں کہ وہ ریگارڈ دل میں کرو, اور ضروری ہے اس لیے کہ ان کی کنٹریبیوشن یاد کرو جب یہاں مہاراجہ کی حکومت تھی. اور اسی کے ساتھ آپ کو میں بتاؤں کہ کیپٹن حسین شہید, میں اس دن اس فنکشن سے پہلے اپنا راولہ کوٹ اس میں کالج میں گیا ان کی یادگار کے حوالے سے. جتنے بھی, چونکہ آپ کو ایونٹ یاد رکھنی چاہیے کہ جب آپ غلام تھے آپ کے ساتھ مہاراجہ کیا کرتا تھا, آپ غلامی کے کس لیول کے اوپر تھے. تو جتنے لوگ وہ غازی ہوں, وہ شہدا ہوں, وہ آزادی کی تحریک چلانے والے ہوں, وہ راہ بہروں رہنما, وہ جس تحصیل جس ضلع جس علاقے سے تعلق رکھتے ہوں, ان کا آپ کو احترام کرنا چاہیے اور ان کی کنٹریبیوشن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. قومیں جو ہیں وہ اپنی ہیروز کو, اپنی بڑی شخصیات کو بلایا نہیں کرتی, یہ قوموں کی زندگی کے لیے چیز بڑی میٹر کرتی ہے. دوسری چیز میں آپ کو گزارش کر دوں, جو 27 کا جلسہ تھا نا, دیکھیں 27 فروری ہم نے ہندوستان کو ایک بات دکھائی جب وہ سرجیکل سٹرائکس کے نام پہ ہماری مسلح افواج کو متون کرتا تھا, کبھی کوئی کہانی لے. تو یہ 27 فروری کا دن ہمارے فضائیہ کے شاہینوں نے جو ہندوستان کو مزہ چکھایا وہ بڑا تابناک تھا. دن میں تارے دکھائے, اور دن میں تارے دکھائے, اور اس کو ان کی سالیڈیرٹی, ان کے ساتھ یکجہتی, ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنی مسلح افواج کو, اور پھر دہلی میں یہ پیغام دینا کہ جو کچھ تم کشمیر میں کر رہے ہو, جو کچھ تم ہندوستان کے اندر کر رہے ہو, دیکھیں یہ چیز آن ریکارڈ ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان دنیا کے ہر مظلوم طبقے اور پوری مسلم امہ کی توجہ کا مرکز ہے. دیکھیں کہیں زیادتی ہوگی تو پاکستان کی طرف دیکھا جاتا ہے, پاکستان کی مسلح افواج کی طرف دیکھا. تو اس دن کے حوالے سے یہ غازیوں اور شہداء کی دھرتی ہے. راولہ کوٹ کے جو لوگ ہیں وہ شہادت ہے, جامع شہادت نوش کرنے میں کبھی پیچھے نہیں رہے کسی سے, وہ ہمیشہ فرنٹ پہ چلتے ہیں. اس سرزمین کے رہنے والوں نے دنیا میں اپنا بڑا نام کمایا. اور آپ دیکھیں اگر وہ شہید نہیں ہوئے تو غازی ہوئے تو ہمیشہ تمنا کی کہ جی ہم شہید ہوتے. اس سرزمین سے ہم دہلی کے در و دیوار کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے, الحمدللہ ہم نے بڑا لاؤڈ اور کلیئر دیا. خالستان میں آپ دیکھیں, ایسٹ پنجاب میں ابھی انہوں نے وہاں پہ اپنے جھنڈے لہرائے, تو ہم نے وہاں سے ببنگ دول یہ چیز کہی کہ اگر آپ باز نہ آئے تو وہ دن دور نہیں کہ کشمیر کے رہنے والے کشمیری بھی یہاں پہ اپنا جھنڈا لہرائیں گے. تو اس میں کوئی دوسری چیز نہیں تھی. بعد ناقبت اندیش جو ہے نا لوگوں نے اس کو پراپوگیٹ کیا, کسی نے کوئی رنگ دے دیا, کسی نے, لیکن جس کا جو لیول تھا اس نے اپنی رائے دی ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کشمیر کے ایشو پہ ایک ہونا چاہیے, ایک ہو کے دنیا کو پیغام دینا چاہیے. صحیح. آپ نے غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب کے حوالے سے موقف آپ کا سامنے آ گیا. بیرسٹر صاحب کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بیرسٹر سلطان محمود صاحب پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی کور کمیٹی کے ممبر نامزد ہوئے ہیں اور پارٹی کی کور کمیٹی کے اجلاس میں انہوں نے شرکت بھی کی ہے, اور حال ہی میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور سردار صاحب یہ پہلا موقع ہے کہ آزاد کشمیر سے کسی لیڈر کو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے, کیسا فیصلہ ہے؟ اس میں بھی علی جنت صاحب یہ آپ کے پروگرام کا میں سمجھتا ہوں کہ انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہوگا لوگوں کے لیے. بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب ہمارے بھائی ہیں. دیکھیں کور کمیٹی کے ممبر وہ ابھی نہیں بنے, وہ 2017 سے جو پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں جتنے بھی کور کمیٹی کے ممبر ہیں تو وہ کچھ چیزیں غلط سوشل میڈیا پہ پھیلائی گئی, چلائی گئی 2 دن پہلے, جو وہ شاید ابھی نامزد ہوئے ہیں. وہ بینگ اے پارٹی ہیڈ یہ ان کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کور کمیٹی کے سیکرٹری اطلاعات نے اس بارے میں کہا ہے کہ وہ بالکل سراسر وہ چونکہ اس کی کلیریفیکیشنز بھی آئی. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پارٹی کے ہیڈ ہونا بڑی ایک اہمیت کے حامل عہدہ ہے. ٹھیک ہے. تو بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کے ساتھ دیکھیں, جب ہمارا جو چیئرمین تحریک انصاف جو چاہ رہے تھے کہ اس کے اندر ہم پارٹی کو اسٹرینتھن کریں, تو چھوٹی موٹی چیزیں اگر کسی جگہ پہ انہوں نے کوئی بات کی ہوگی یا میں نے کہی ہوگی تو میں عام آدمی کی سمجھ کے لیے یہ اتنا گزارش کر دوں کہ دیکھیں ایک گھر کے اندر بھی چھوٹی موٹی ڈیفرنس آف اوپینین ہو جاتی ہے. لیکن بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کے ساتھ ہمارے کوئی ڈیفرنسز نہیں ہیں,
हम इस पॉइंट पे इकट्ठे हैं कि पार्टी को हमने स्ट्रेंथन करना है, वो पार्टी के सदर हैं और हम इंशाल्लाह पार्टी को मजबूत करके पार्टी को उस पोजीशन में ले जाएंगे कि वो 2/3 मेजॉरिटी हासिल करे। तो आम आदमी को निचले लेवल पे कोई बैटल नहीं करनी चाहिए, ना लड़ाइयाँ करनी चाहिए, वो सबको पार्टी के लिए काम करना चाहिए। पार्टी सुप्रीम है, सही। देखिए पार्टी का इंटरेस्ट सुप्रीम है। ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं उनको ले जाके तो आप बड़ी किसी उस अपने से टारगेट से हटना नहीं चाहिए। तो मैं ये हर मौके पर ये गुजारिश कर रहा हूँ कि पार्टी के इंटरेस्ट को सुप्रीम रखें, पार्टी को आगे क्लियर पॉइंट, ठीक है। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताइए और सवाल शेयर कीजिए। जी वकील अगर बांडे अर्ज कर रहा हूँ मैं बाग से। जी, क्या सवाल है आपका? मैं तमीर रियाज साहब से पूछना चाह रहा हूँ जी कि तहरीके इंसाफ का क्या प्लान होगा आजाद कश्मीर की आबादी का 15% तबका जो माजूर अफराद पे मुश्तमिल है उनकी फलाह बहबूद के लिए। ठीक है, यही सवाल है आपका। चलें, शुक्रिया शुक्रिया। क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा? बहुत शुक्रिया, उन्होंने सवाल किया बाग से। ये जो परसेंटेज वो दे रहे हैं ये मुझे नहीं इसका आइडिया नहीं है कि 15% कैसे माजूर हो सकता है डिसेबल का, मतलब टोटल पॉपुलेशन का। तो उसमें ये है कि जो अगर आप ये देखें तो ये तो लाखों में लोग बनते हैं डिसेबिलिटी के लिए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो मज़ीद कौमें हैं उसमें हमेशा जो डिसेबल लोग होते हैं ये स्पेशल पर्सनस होते हैं। सही। उनके लिए हर जगह पे ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा की जाती हैं, वो पब्लिक लाइफ हो या प्राइवेट लाइफ हो। फिर उन लोगों के लिए हुकूमत के जो महकमे होते हैं उसमें उनके लिए कोटा मुख्तस किया जाता है। ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिक्स तो शायद ठीक ना हो, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो भी परसेंटेज होगी वो हमारी सर आंखों पे होंगे, जो स्पेशल पर्सनस हैं, और उनके लिए इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट, आने वाली गवर्नमेंट जो होगी, हम उसको रिकमेंड करेंगे कि उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट, जिस तरह मजहब कौम है, मजहब मुल्कों के अंदर ये चीज़ें होती हैं, हमारे मुल्क में भी होनी चाहिए। सही। मजीद सवालात भी हम आपके शामिल कर रहे हैं। साजिद शौकत ने सवाल किया है, एक बहुत अहम सवाल है कि पुंछ और बाग में एक भी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है और ताकि वहाँ की फैक्ट्री लगाई जाए और ट्रेड बने, और पुंछ और बाग में एक भी सब्जी मंडी नहीं है, जिसकी वजह से कोई खास तजारती सरगर्मी नहीं हो पाती। अगर सब्जी मंडी हो तो लोकल लोगों की ज़राअत में भी नुमाया इजाफा होगा। इस हवाले से सरदार साहब के क्या व्यूज़ हैं, ये जानना चाहते हैं। देखिए, मेरा जो पहले मैं जिस तरह कहा कि मेरा अगर आज़ाद कश्मीर की सियासत में जब दिलचस्पी नहीं भी थी, लेकिन मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़, टॉक्स, मीडिया टॉक्स और रिकॉर्ड है। मैंने ये गुजारिश की कि एक तो यह कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मैं ये चाहता हूँ कि क्या हो, जो आपकी कंस्ट्रक्शन है ना, नॉन अप्रूव्ड जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, इससे आज़ाद कश्मीर का जो लैंडस्केप है ये बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के पास एक उसका एक महकमा है, डिज़ाइन डायरेक्टरेट। मेरा ये ख्याल है कि उस डिज़ाइन डायरेक्टरेट की ब्रांचेज हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हों, और जो रूरल एरियाज़ या अर्बन एरियाज़ के अंदर जितनी कंस्ट्रक्शन हों वो उस महकमे से अप्रूव करदा लोग करें। सही। चूँकि आज़ाद कश्मीर का जो पानी है वो इस वक्त 70-80% पोल्यूटेड हो चुका है, जबकि इन इलाकों में, पहाड़ी इलाकों के अंदर जो वाटर होता है ये एक बड़ा सोर्स होता है लोगों के लिए, एस्पिरेशन के लिए कि आपको प्योर वाटर मिलता है। अब उस पानी की पोल्यूशन के पीछे जो फैक्टर है वो सीवरेज और ड्रेनेज का निज़ाम है। ठीक। क्योंकि जिस तरह आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके साथ आपको सीवरेज, ड्रेनेज और बहुत सारी चीज़ें। और मैं आपको बताऊं कि पंजाब से होके मेरा रिकॉर्ड है, मैंने लिखा चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर को, चीफ सेक्रेटरी जीबी को, मैंने उनको ये कहा कि ये जो पैम्पर्स हैं, ये शापर्स हैं, ये जो दूसरी इस तरह की चीज़ें, इसकी जो है ना बैरियल के लिए आप प्रोग्राम, ठीक है, कि इसको इस तरह लोगों को ओपन न छोड़ने दे। वो पानी में जा रहे हैं, चश्मों में जा रहे हैं, नालों में जा रहे हैं, प्रॉपर निजाम होना चाहिए। ठीक है। तो उसमें ये है कि जो एग्रीकल्चर के हवाले से आपकी लैंड जो है बहुत ज़्यादा लोग इस खाते में यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, और कंस्ट्रक्शन का एक ख़ास मॉडल है पहाड़ी इलाकों के लिए। अगर आपने उसकी खूबसूरती, उसकी नेचर को बरकरार रखना है तो वो मॉडल इंशाल्लाह आने वाली गवर्नमेंट के थ्रू हम इंश्योर करेंगे। एज फार एज ये जो मंडियाँ और मार्केटें हैं ना, ये तब बहुत अच्छी होती हैं कि आपकी लोकल प्रोड्यूस हो। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारी इस वक्त लोकल प्रोड्यूस न होने के बराबर है, और आज़ाद कश्मीर का ऐसा कल्चर इंशाल्लाह वहाँ पे लेके आएंगे कि लोग इस लाइफ स्टॉक के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी और लोगों को ईयरली बेसिस पे रिवार्ड देगी। सही। कि जी आप इतने एनिमल्स पालते हैं, आप इतनी फ्रूट वेजिटेबल करते हैं, लोगों को इंसेंटिव दिए जाएंगे। के हवाले से बड़ा मेगा वहाँ काम हो सकता है। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें उस स्कीम का हिस्सा होंगी। मजीद कॉलर्स को भी हम शामिल करते हैं, और इस वक्त हमारे साथ कौन है, कहाँ से बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइए और सवाल शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
सर मैं मकसूद बात कर रहा हूँ, सेठ मकसूद बंगोई से बात कर रहा हूँ, जलडाठी बाजार से। जी मसूद साहब। सर तनवीर इलियास साहब को तो वेलकम करते हैं जो एफएम के जरिए जो हमारे लोगों के सवालात के जवाब दे रहे हैं। सर तनवीर इलियास साहब से हमारा ये सवाल है कि आपका इत्तेहाद जो है ना मुस्लिम जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस से होगा, फिर उनसे ये भी सवाल हमारा ये होगा कि जिसको आप छठ खुद बनाएंगे और जो हमारे जो इंतजामी जो ढांचे हैं उनको किस तरह से बनाएंगे, उनको किस तरह से आपने बनाना है ताकि हमारे जो सिस्टम है यहाँ पे कश्मीर में जो महकमा तालीम, महकमा ज़राअत, महकमा माल, इसको आपने किस तरह से चलाना है। ठीक है, इस पर शायद जवाब दे चुके हैं तनवीर साहब और इस हवाले से उन्होंने मसूद साहब का शुक्रिया, वो जनरेटी हमारे बाजार से बोल रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ उनके सवाल के लिए। इत्तेहाद के हवाले से तो इमरान खान साहब ने फैसला करना है, बाकी ज़राअत है, तामीर है, तालीम है, इसके लिए जिस तरह मैं पहले गुजारिश कर रहा था कि बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट, बुनियादी ढांचा तब्दील करने की जरूरत है। आने वाली जो गवर्नमेंट है उसको हम इंशाल्लाह सजेस्ट करेंगे कि वो इन चीज़ों को लेके चले। सही, आप कॉल कर रहे हैं 03413105 ये हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03413105। जी हाँ, इस नंबर पे आप कॉल कर रहे हैं और सरदार तनवीर इलियास साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब आज हमारे खास मेहमान हैं और आपकी कॉल्स को हम शामिल कर रहे हैं और आपके सवालात के जवाब दे रहे हैं सरदार तनवीर इलियास साहब। नेक्स्ट कौन है, कहाँ से हैं, बात करते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम जी, मैं जिब्रान बात कर रहा हूँ वजीराबाद कश्मीर से। जी जिब्रान साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है तनवीर इलियास साहब से कि ये जो पार्लिमानी बोर्ड मिला है इसमें 2-3 बंदे ऐसे हैं जिनका तहफात हैं। सबसे पहले सबके तहफात हैं, सबसे पहले हैं ख्वाजा फारूक साहब, करीम नियाजी साहब और एक और भी है मसूद। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस तरफ आपकी पार्टी मैरिज की बात कर रही है, नौजवानों की बात कर रही है, लेकिन ऐसे लोगों को पार्लिमानी बोर्ड में उन्होंने पार्लिमानी बोर्ड का मेंबर बना दिया है कि जिनका किस मेरिट से वो इस पार्लिमानी बोर्ड में है, जो अभी एक साल पहले तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है। तो ये कैसे कश्मीर में मेरिट किस तरह कायम होगा अगर यही लोग जो टिकट के उम्मीदवार हैं, जो खुद टिकट के उम्मीदवार हैं, वो पार्लिमानी बोर्ड में बैठे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सवाल पहुंचा जी। उनका बहुत शुक्रिया उनके सवाल के लिए। उनका सवाल इम्पोर्टेंट भी है और में बाद जगहों पे लोगों को कन्फ्यूजन भी है। देखें, पार्लिमानी बोर्ड के अंदर आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो उसको हेड कर रहे हैं अरशद दाद साहब, उसको हेड कर रहे हैं, जिनकी पार्टी के साथ कमिटमेंट और लॉयल्टी जो है वो बगैर किसी शक व शुबे से ऊपर है। सही। तो अरशद दाद साहब के होते हुए आपको मेरा ख्याल है कि हमें ये तसल्ली रखनी चाहिए कि कोई ऐसा फैसला नहीं होगा कि जो शायद किसी को एक्सेप्टेबल ना हो। एक दूसरा ये है कि अगर कोई पार्लिमानी बोर्ड के अंदर मौजूद है लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से किसी दूसरे आदमी ने एप्लीकेशन दी हुई है, तो वो कंसर्न जो मेंबर है पार्लिमानी बोर्ड का, वो उस वक्त उस मीटिंग के अंदर नहीं बैठ सकेगा, वो दूसरे कमरे में चला जाएगा, वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। तो हम लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि आप इसकी तसल्ली रखें। इंशाल्लाह हमारी ये जो ख्वाहिश और कोशिश है, और आपको अरशद दाद साहब की प्रेजेंस में ये तसल्ली रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह फैसले मेरिट पे होंगे और वो इंशाल्लाह लोगों को होते हुए नज़र भी आएंगे। सही। मजीद आपकी कॉल्स हम शामिल कर रहे हैं और डिस्कशन हमारी जारी है। इस दौरान देखते हैं कि हमारे साथ कौन है, कहां से हैं। आप कॉल कर रहे हैं 03413105 ये हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है और इसके अलावा फेसबुक पे भी आपका फीडबैक हम तक पहुंच रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक पहुंचाने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम और सवाल? शायद बात कर रहा हूँ बासपुर से। जी अब्बासपुर से आप बात कर रहे हैं, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि अलिया साहब से बात कर रही थी कि जो आपने पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया ये 1 साल पुराना है, ठीक है, जो लोग भी इसमें आए वो न्यू लोग हैं, जो तरीके इंसाफ से तकरीबन 8 साल से या 7 साल से लोग रहे, उससे ये ज्यादा क्यों की गई है? ठीक है। और जी हाँ, तो इस पर भी बात करना चाह रहा हूँ कि जो लोग न्यू अभी आए जिनको 1 साल हुआ है, 2 साल हुए, उनको इतनी प्रायोरिटी क्यों दी जा रही है? ठीक है, जो पुराने लोग हैं उनके बारे में सवाल है आपका, आगे लाया जाए। ठीक है, ठीक है। अब्बासपुर से इन्होंने कॉल बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए, बहुत मेहरबानी। देखें, बिल्कुल आपका जो कंसर्न है वो जायज़ है, जेन्युइन है। तो जैसे मैंने कहा कि हमारी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि जो हमारे पुराने कमिटेड लोग हैं और पुराने पार्टी के साथ एसोसिएटेड हैं, हम उनके लिए इंशाल्लाह हर मौके पे खड़े रहेंगे और हम दूसरी क़यादत जो हैं उनके साथ भी इंशाल्लाह हमारी यही हमेशा बातचीत होगी कि जो हमारे पुराने लोग हैं, मुखलिस हैं, पार्टी के साथ कमिटेड हैं, उनको उनका हक मिले। उसके लिए हमारी इंशाल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगी।
सही। और फेसबुक पे आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। और मजीद आपकी कॉल्स भी हम शामिल कर रहे हैं। और एक सवाल आया है कि आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, इस बात को आप किस नज़र से देखते हैं और कश्मीर के हवाले से जनाब का क्या मौक़िफ़ है? ये सलार ने सवाल किया है, इस सवाल का भी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइए। ये बात करें कॉल। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? हेलो जी जी, आप सवाल पूछिए, अपना नाम बताइए। हाँ, मैं सरदार मोहम्मद अल्ताफ बाग से बोल रहा हूँ। जी शहजाद साहब। तो हाँ, मोहम्मद अल्ताफ बोल रहा हूँ। तो ये मैंने आपसे ये सवाल करना है तनवीर इलियास साहब से कि आपका क्या ख्याल है, मुस्लिम कौंसिल से आपका अहतात होगा या नहीं? ठीक है, कोशिश ये होगी कि जो अच्छे हमारे साथ हमारे नज़रिए के करीब अच्छी शोहरत के लोग हैं, तो हम इंशाल्लाह उनको अपनी पार्टी का हिस्सा बनाएंगे। और लोग, बहुत सारे लोग राब्ते में, बहुत सारे लोग राब्ते में हैं और इस हवाले से जाहिर है एक हिकमत अमली भी सामने आएगी, इस पर भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ कॉलर्स हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम, नुमान बात कर रहा हूँ सर बाग से। नुमान बाग से बात कर रहे हैं। जी नुमान, क्या सवाल है आपका? ये सबसे पहले तो मतलब तनवीर साहब को मैं खुशामदीद देता हूँ। जी तनवीर साहब को खुशामदीद कहते हैं। जी और इसके साथ ये सवाल है कि टूरिस्ट के लिए क्या कोई प्रोग्राम ला रहे हैं सरदार साहब बाग में या कश्मीर पूरे में? ठीक है, टूरिज्म के हवाले से ये सवाल है आपका। ठीक है, शुक्रिया जी। पूछा जा रहा है कि टूरिज्म के हवाले से। बिल्कुल, ये इसमें मैं देखो आपको ये गुजारिश करूं कि दो एरियाज हैं जिसमें हमेशा माजी में बात तो होती रही, लेकिन मैं चूँकि हमेशा ये कहता हूं कि हमारे बहुत सारे और सेगमेंट है जिसमें कॉटेज इंडस्ट्री पे आज तक काम ही नहीं हो सका। लेकिन जो टूरिज़म के हवाले से है, आज़ाद कश्मीर में जितना पोटेंशियल मौजूद है वो शायद ही चंद जगहों पे होता है। देखिए, कुदरत की तरफ से आपका जब 7-8 किलोमीटर के ट्रैवल के बाद आपका वेदर जो वेरिएशन है बहुत ज़्यादा हो जाती है। सही, मतलब ये वेदर वेरिएशन जो है 7-8 किलोमीटर पे जब ज़्यादा आती है तो ये आपके टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अट्रैक्टिव होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली माजी में टूरिज़्म का जो एरिया है इसको हमने एड्रेस नहीं किया, निगलेक्ट हुआ है। लेकिन मैं एक रवायती बात नहीं कर रहा कि जी मोटल बन जाएगा, होटल बन जाएगा। एक पूरा कॉन्सेप्ट और फ़लसफ़ा मौजूद है और मैं टूरिज़म के हवाले से माजी की हुकूमतों को भी सजेस्ट करता रहा हूँ। आइंदा आने वाली गवर्नमेंट का हम जिस तरह भी हिस्सा हुए, हम इंशाल्लाह वहाँ पे भी ये कोशिश करेंगे कि टूरिज़म पैकेज का नाम है। टूरिस्ट जब फैमिली के साथ आता है, आपके पास चल के आता है, तो उसको आपने 7 to 10 डेज और 2 वीक्स का पैकेज देना होता है, जिसको वो इंजॉय करते हैं, जिसकी वो स्पेंडिंग करते हैं। और जब आपकी ये पैसा आपकी इकॉनमी के अंदर इंजेक्ट होता है तो आपको प्रॉस्पेरिटी नज़र आती है, और वो प्रॉस्पेरिटी ये सारा सिस्टम बनाने से आती है। मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारे पास कश्मीर के अंदर चोटियाँ हैं, इसी टाइप की चोटी स्विट्ज़रलैंड के अंदर आप जाइए, सोशल मीडिया के थ्रू आप इंटरनेट से आप देखें, इंटरलिंकन एक जगह है जी, इंटरलिंकन में ट्रेन इसी तरह बर्फ़ के पहाड़ों से गुजरती हुई टॉप के ऊपर ट्रेन पहुंचती है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी बहुत पोटेंशियल मौजूद है, और इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि टूरिज़्म के हवाले से लोग जो ड्रीम देखते आएँ या लोगों का तस्वर है उसको हम इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, मजीद कॉलेज को भी हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइए। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया आपने? जुल्फकार नाम है मेरा, अबू धाबी से बोल रहा हूँ। जी जुल्फकार साहब, क्या सवाल है आपका? जुल्फकार साहब अबू धाबी से कॉल किया आपने, जी सवाल पूछिए। जी पहले तो बहुत बहुत सलाम हो मोहतरम तनवीर इलियास साहब को। जी जी, हमारी नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। ठीक, तो अगर वो खुशी है कि आजाद कश्मीर की वो सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, सवाल क्या है? आ रहे हैं। सवाल ये है कि हमारा जो ये हल्का है, हल्का पुंछ जी, ये रवायती तौर पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जेकेबीपी का घर है। ठीक, तो इसमें अगर कोई मजबूत हिकमत अमली के बगैर अगर पीटीआई का कोई आदमी आएगा तो मेरे हिसाब से मुश्किलात होंगी। ठीक है, यही सवाल। ठीक है, हिकमत अमली बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, जुल्फकार साहब ने खुश आमदीद कहा, उसके लिए बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हल्का 5 या जहाँ पे भी हम ये समझते हैं कि पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत होगी, हमारी इंशाल्लाह कोशिश ये है, मैं जो जिस तरह गुजारिश पहले कर रहा था कि पीटीआई को पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर हमने मजबूत करना है और हमारे सब लोगों ने मिलकर काम करना है।
तो इंशाल्लाह इस हल्के में भी पीटीआई मजबूत होगी और इंशाल्लाह पीटीआई पूरे आज़ाद कश्मीर में मजबूत होगी। सही। तनवीर साहब, एक जो सवाल अहम है कि रोज़गार के ज़राए नहीं हैं आज़ाद कश्मीर में, मुश्ताक आज़म साहब ने ये मैसेज किया है और मौजूदा वक्त की वो बात कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में कोई भी अच्छा अस्पताल नहीं है और पेट सरदर्द हो तो इस्लामाबाद रेफ़र किया जाता है। तालीम का हाल भी सबके सामने है, ज़लज़ले के बाद 15 साल हो गए हैं, इमारतें अभी तक तामीर नहीं हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर की वो बात कर रहे हैं, रोड्स की वो बात कर रहे हैं। ऐसे में इलाज मुआवजे के हवाले से क्या तरजीहात होंगी आपकी, इस पर उन्होंने सवाल किया है और आप इक़्तिदार में आते हैं तो आप आकर क्या इक़दामात करेंगे, सवाल किया उन्होंने। बहुत शुक्रिया। उसमें ये देखें कि ये बिल्कुल जेन्युइन इन्होंने सवाल किया और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा हर आदमी इसी तरह के सवाल करे। सही है। जब आप ये सवाल नहीं करेंगे तो आपको हमेशा घिसे पिटे रवायती जुमले लोगों से मिलेंगे, रवायती बातें मिलेंगी, लारे मिलेंगे, सब्ज बाग मिलेंगे और कश्मीर की आज़ादी की बातें मिलेंगी। बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल हम सब ने मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए उस वक्त तक हम नहीं बैठ सकते जब तक हमारी माएँ बहनें और हमारे पूरा कश्मीर हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बन जाता। लेकिन इन लोगों का क्या कसूर है जो आज़ाद हुए हैं कि आप इनको इनकी ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात नहीं देते। मेरे ज़ाती इल्म में है कि कई दफ़ा वहाँ पे लोगों की सर्जरी होती है, ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन उसकी स्टिचिंग नहीं होती, पता चलता है कि ये बीमारी हमारे काबू में नहीं है और उसको उसी खुले हुए ऑपरेशन के साथ पिंडी रेफ़र कर दिया जाएगा। और पिंडी इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स, आप होली फैमिली में जाएँ, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जाएँ या पिम्स में आएँ तो आपको ज़्यादा कश्मीर के लोग मिलेंगे। ना कश्मीर में स्टेट ऑफ द आर्ट किसी जगह पे आपको कोई ऐसी लैब मिलेगी जो डायग्नोज किसी बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायग्नोज होना प्रॉपर ज़रूरी है। और इसी तरह आप फ्रेंसिक में जाएं, आपकी कोई भी आपका क्राइम होता है, कोई चीज़ होती है, कोई फ्रेंसिक ही नहीं है। सही। यू हैव टू गो टू लाहौर, मतलब है आपके पास चॉइस किया। तो मेरा ये ख्याल है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं ना आज़ाद कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, स्टेट ऑफ द आर्ट, जो कि आप डिवाइड भी इस तरह है, एक तरफ मुजफ्फराबाद डिवीजन है, एक तरफ पुंछ है, फिर साउथ में मीरपुर डिवीजन है, तो आपको अपने इन सब एरियाज़ में पहाड़ी इलाका है तो लोगों को वो तमाम फैसिलिटी देनी होंगी जो दुनिया में किसी जगह पे लोगों को मिल सकती हैं, आई एंड मिल सकती है, वो हमारे लोगों का भी बुनियादी हक है। तो जो मुश्ताक साहब, जो मुझे नाम पड़ रहा है, याद पड़ रहा है, मुश्ताक नाम था, उन्होंने जो सवाल किया था, मैं ये मुश्ताक साहब को अप्रिशिएट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि हर आदमी को ऐसे सवाल करने होंगे। इंशाअल्लाह लोगों को वो चीज़ें मिलेंगी जो यूरोपीय मुल्कों के अंदर है हमारे लोगों को। इसीलिए तनवीर साहब इस प्रोग्राम का नाम है पब्लिक पूछती है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पब्लिक पूछ रही है, उन्वान भी आपने बहुत अच्छा रखा, पब्लिक पूछ रही है और पब्लिक को पूछना चाहिए, पब्लिक को पूछना चाहिए। देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे साथ कौन है, क्या पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइए और रेडियो सेट का वॉल्यूम कम कीजिए और अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए और सवाल पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? रेडियो बंद कर। मेरा नाम दानिश असलम खान है, मेरा तल्लुक बागहाबाद कश्मीर के, लेकिन इस टाइम मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी, कराची से बात कर रहे हैं, वेलकम टू दिस शो। क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरा तनवीर इलियास साहब से ये सवाल है, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या इनकी बाग में ऐसी कोई हिकमत अमली है सरदार कमरुज़्ज़मान या सरदार जलाल कमर के बारे में जो हमें सुनने में मिल रहा है कि उनको पीटीआई का टिकट दिया जा रहा है? और दूसरा ये कि सरदार तनवीर इलियास के फ्यूचर में ऐसा कोई प्लान रखते हैं कि जैसे आजाद कश्मीर में एयर एम्बुलेंस का बहुत ही बड़ा, जैसे कि पहले वादे किए गए लोगों से, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारी जो डेथ्स होती हैं, जैसे लोग वहाँ पे जख्मी होते हैं तो वो इस्लामाबाद रेफर किया जाता है या पाकिस्तान में तो वो रास्ते में दम तोड़ जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसके बारे में इनका क्या ख्याल है? ठीक है, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से उन्होंने बात की, एयर एम्बुलेंस का वादा किया गया था, शायद उस हवाले से क्या कोई पेशरफ्त हो सकती है? देखिए, माजी में मैंने पिछली हुकूमतों को, इस गवर्नमेंट की तो बात नहीं कर रहा मैं फारूक अदर साहब से, लेकिन मैंने माजी में हमेशा कहा कि अली के थ्रू AJK गवर्नमेंट की अपनी एयरलाइन होनी चाहिए। आप छोटे फोकर भी उसमें ले आएँ, अली भी ले आएँ, आप GB के साथ देखें ना, अभी GB के नारे तो हम लगाते हैं, लेकिन GB के साथ आपकी कम्युनिकेशन क्या है? आप GB के लिए कर क्या रहे हैं ना, मतलब सुखा नारा लगाने से तो काम नहीं बनता। सही बात। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल एयर एम्बुलेंस के हवाले से उन्होंने बिल्कुल राइटली कहा, लेकिन आपकी अगर बहुत सारे वहाँ पे उस लेवल के स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स बन जाएं तो आपको ये मसला नहीं रहेगा। अदरवाइज AJK गवर्नमेंट को अपनी एयरलाइन, उसी के अंदर एम्बुलेंसेज भी हो जाती हैं। दूसरा इनका एक सवाल था बाग के हवाले से। देखें, बाग जिस तरह हमने कहा कि जी बाग में हम पुराने अपने बाग के ही वोटर हैं, अभी रावलाकोट हो, बाग हो या सदनती हो, हमारे ये अपने घर हैं। तो इंशाअल्लाह हम वहाँ से जहाँ से भी जो हमारा फैसला हुआ हम इलेक्शन लड़ेंगे और PTI के फोरम से लड़ेंगे। बाकी जो
लोग पार्टी के अंदर अभी हमारे दरवाजे खुले हैं, बहुत सारे लोगों ने फ्यूचर में पार्टी का हिस्सा बनना है इंशाल्लाह। तनवीर साहब, एक जो अहम मसला देखा जा रहा है आज़ाद कश्मीर में नौजवानों के हवाले से मनशियात बड़े पैमाने पर सप्लाई की जा रही है। सवाल पूछा खुर्शीद खान ने और कह रहे कि नौजवान नस्ल को इस बारे में तबाह किया जा रहा है और इस बढ़ते हुए रुझान के हवाले से इसी तरह पाकिस्तान में भी नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। हुकूमत इस पर कोई सख्त नोटिस क्यों नहीं ले रही? आप इक़्तिदार में आएंगे तो इस हवाले से क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा? ये तो ज़ाहिर देखें, अगर आपकी यूथ स्पाइल हो जाएगी तो फिर आपके लिए आगे क्या मतलब है, वो एक डार्क पहलू है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर जो भी लेजिस्लेशन की ज़रूरत होगी वो इंशाल्लाह हम करवाएंगे और इस चीज़ से इंशाल्लाह माशरे को पाक और साफ किया जाएगा। सही, आप सवालात पूछ रहे हैं और प्रोग्राम पब्लिक पूछती है आप सुन रहे हैं अपने मेज़बान अली जन्नत के साथ, और इसके साथ साथ आपके सवालात भी हम साथ साथ ले रहे हैं। आप कॉल कर रहे हैं 03413105105 इज़ द लाइव कॉलिंग नंबर, जहां पर आप कॉल कर रहे हैं। बाग और मुजफ्फराबाद में स्कूल की इमारतें ज़लज़ले में टूटी हुई थी और जो आज तक नहीं बन सकी, मौजूदा हुकूमत कहती रही बल्कि ये हमारे दायरा कार में नहीं है, पाकिस्तान गवर्नमेंट बनाएगी। सो आपका इस बारे में क्या प्लान होगा? देखें, हमारे पास इदारे थे, ईरा भी था, फिर सीरा भी था। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ये 15 सालों में, ये अब 16 साल है, 2005 में अर्थक्वेक हुआ था तो नहीं बनी है, तो ये बदकिस्मती है। लेकिन अगर ऐसे अधूरे जो मंसूबे होंगे इंशाल्लाह वो प्रायोरिटी पे मुकम्मल होंगे और लोगों को मुकम्मल होते हुए नजर आएंगे। सही। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर हैं हमारे साथ, पूछते हैं उनसे कहाँ से हमें ज्वाइन करें और क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, नाम बताइए। मैं बाग तेरा से सरदार मोहम्मद अल्ताफ बोल रहा हूँ। जी अल्ताफ साहब, तो आपकी पीटीआई हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया है, ठीक, तो क्या आप आज़ाद कश्मीर को भी कहीं सूबा बनाने के ख्याल में नहीं है? ठीक है, यही सवाल है आपका? तारीख इंसाफ। जी जी, बस यही सवाल है आपका? ठीक है अजीज हाँ, साहब, यही सवाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने सवाल किया और इस पे पहले बात भी हो चुकी है। बिल्कुल, और मैं एक चीज़ आपको ये गुजारिश करूँ कि देखें, आज़ाद कश्मीर ने कोई सूबा नहीं बनना। आज़ाद कश्मीर इसी तरह अपना रियासती ढांचे के साथ मौजूद रहेगा और आज़ाद कश्मीर ने आज़ाद कश्मीर ही रहना है। और ये लोगों को कोई भी उनके जहन में अगर कोई ऐसा गुमान है तो उसको मेरा ख्याल ख़त्म करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर की कोई हैसियत ख़त्म नहीं हो रही। लेकिन मैं आज़ाद कश्मीर के रहने वालों से एक बात कर रहा हूँ पिछले एक टाइम से कि आज़ाद कश्मीर का स्ट्रक्चर चेंज किए बगैर, ढांचा चेंज किए बगैर अगर हमें कौमी असम्बली की सीटें मिल जाती हैं, अगर हमें सेनेट में नुमाइंदगी मिल जाती है, तो आप कभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बन सकेंगे, आप वज़ीर ख़ारजा भी बन सकेंगे, आप वज़ीर दाखिला भी बन सकेंगे, आप कॉमर्स के मिनिस्टर भी बनेंगे, आप इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर बनेंगे, सेनेट के चेयरमैन बनेंगे। तो ये वो बात है, आपको फंडिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी, तो एक वफाक मजबूत होता है। लेकिन आज़ाद कश्मीर का एज पर यूनाइटेड नेशन जो हमारी कमिटमेंट है, आज तक पाकिस्तान पीछे नहीं हटा। सही, और ये लोगों को अपने जहन से निकालना चाहिए और आज़ाद कश्मीर को देखने के लिए बड़े कन्वेंस के ऊपर आके उसको देखें। तो मेरा ये ख्याल है कि मैंने ये रावलाकोट के जलसे में भी कहा था कि हम इंशाल्लाह कोई ऐसा काम न होने देंगे, न करेंगे कि जिससे आप लोग लेट डाउन हो या आप लोगों को लगे। इंशाल्लाह आपके सर हमेशा ऊपर रहेंगे। सही। मजीद कॉल्स आ रही है, पब्लिक पूछती है, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और पब्लिक पूछ रही है। देखते हैं कि नेक्स्ट क्या सवाल पूछा जाता है तनवीर इलियास साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी, आइला बात कर रही हूँ, आइला बात करिए रावलाकोट से। जी, क्या सवाल है आपका? उनके पास काफी जैसे कि उन्होंने बताया भी है। जी जी, तो उन्होंने अपने होम टाउन में कितनी सरमायाकारी की है, पाकिस्तान में कितनी सरमायाकारी की है, और अपने होम टाउन में सरमायाकारी की है तो कहाँ पे, कैसे और क्या क्या किए? ठीक है, ठीक है। आज़ाद कश्मीर में क्या डेवलपमेंट की है, ये सवाल है आपका, है ना? ठीक है आयला, बहुत शुक्रिया। रावलाकोट से उन्होंने कॉल की और उन्होंने कहा कि आपने आज़ाद कश्मीर में आपकी क्या खिदमात हैं डेवलपमेंट के हवाले से? देखिए, आज़ाद कश्मीर में जो डेवलपमेंट के हवाले से तो एक आम आदमी कैसे उसमें जाके रोल अदा कर सकता है, बुनियादी बात तो ये है ना। मैं एज अ बीइंग ए बिजनेसमैन अगर वो कहें, बाकी आज़ाद कश्मीर के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि देखें, जो मैंने पहले जिस तरह गुजारिश की कि मेरे वालिद साहब जो वो कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन जो लोगों की एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, अगर आप माजी में देखें तो किसी हुकूमत ने इतनी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट की। सेकंड, जो हमारे सोशल प्रोजेक्ट होते हैं ना, मैं उसको मार्केट करना मुनासिब नहीं समझता। बाज़ जगहों पे डिज़ायर नेसेसिटी में हमें कहीं बयान करना पड़ता है और बाज़ का लोग कहते हैं जी आप ये कहें ताकि एस्पिरेशन में दूसरे लोग भी इस शोबे की तरफ आएँ। लेकिन जो चैरिटी के या सोशल कंट्रीब्यूशंस के
वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला किसी को तौफीक दे, मौका दे तो आपको इसके अंदर करना चाहिए। तो मैं उसको सोशली प्रोपोगेट नहीं कर, अगर उनके जहन में ये है कि जिस तरह कोई आपको बड़ा कमर्शियल वेंचर करना चाहिए था, कोई मेगा प्रोजेक्ट करना चाहिए था, तो उसके लिए जब एनवायरनमेंट आप बनाते हैं, सिस्टम्स बनाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, तो तब न सिर्फ हमारा ग्रुप बल्कि बहुत सारे लोग इंशाल्लाह वहाँ जाके काम करेंगे। सही। हॉस्पिटल के हवाले से आप के यहाँ एक हॉस्पिटल भी तामीर किया जा रहा है, आपकी दादी के नाम से उसे मंसूब किया गया है, वो कहाँ पर है? और वो हमारे अपने गांव में ही है। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं कि जब वो हमने हॉस्पिटल अनाउंस किया था, उसकी जगह अरेंजमेंट करने में भी 6 साल लग गए थे। बहुत सारी जगहों पे हमारे लोग बहुत छोटे छोटे फरोई मामलात में उलझे रहते हैं। तो वो हॉस्पिटल इंशाल्लाह अपने एंड पे एक 200 बेड का हॉस्पिटल है, स्टेट ऑफ द आर्ट होगा। जी बिल्कुल, स्टेट ऑफ द आर्ट लोगों को अस्पताल मिलेगा। रिमोट एरियाज में, हर इलाके में, गांव में, सबके साथ एक जी ट्रेजेडी होती है कि बहुत नॉर्मल ट्रीटेबल बीमारियां जो होती हैं वो टाइमली अस्पताल पे ना पहुंचना, किसी डॉक्टर का ना मिलना, सही। तो लोगों को जो है उससे मैं ये समझता हूँ कि कई दफ़ा डेथ हो जाती हैं। वो इंशाल्लाह एक है, लेकिन मैं इस तरह के बेसियों हम कई चीज़ें कर रहे होते हैं जिसको हम मार्केट नहीं करते। ठीक। लेकिन बिजनेसेस के हवाले से देखें, एक गवर्नमेंट का रोल होता है, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, वो ऐसी फिजा बनाती है, ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी कि कोई आके काम करेगा। ठीक है, मजीद सवाल हम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइए। वालेकुम सलाम, मैं राजा से बात कर रहा हूँ। जी राजा साहब, कहाँ से कॉल किया आपने? मैंने दुबई से कॉल की है, मेरा तलक हल्का वस्ती बाल से है, तो मैं तनवीर इलियास साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। जी तनवीर इलियास साहब, सबसे पहले तो आपका अस्सलाम वालेकुम। और मेरा सवाल ये है कि तनवीर इलियास साहब, जिस तरह आपने ये बोला है कि आप पीटीआई की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं जनाब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मजबूती के लिए काम करना तो हल्का वस्ती का पिछले इलेक्शन में भी पीटीआई का गाड़ी था, ज्यादा किसी ने वोट लिए थे तो वो हल्का वस्ती बाहर से लिए थे। तो मेरे ख्याल से अगर तनवीर इलियास साहब ने हल्का वस्ती बाहर से इलेक्शन लड़ने का सोचा है तो फिर तो ये पीटीआई की मजबूती के लिए तो नहीं सोच रहे। और दूसरा सवाल ये है कि अगर आप हल्का वस्ती बाहर से इलेक्शन तो आप दिल्ली जीत नहीं सकते। तो 4 साल से वहां पे मेहनत कर रहे हैं और जिनके पास एक वाज़ेह मैंडेट है, तो उससे तो ये आपको भी पता है कि उस सूरत में तो चीज विकल्प पीटीआई की कन्फर्म है। और अगर आप पीटीआई के लिए काम कर रहे हैं तो फिर आप मेरे ख्याल से हल्का वस्ती बाग के बारे में सोचना चाहिए और अपनी फैसले में नजरसानी करनी चाहिए। वस्ती बाग के हवाले से कह रहे हैं कि सवाल पूरा इनका क्या था? अपने फैसले पे नजरसानी करनी चाहिए, चूंकि वहां पे वो कह रहे हैं कि पीटीआई का शायद गढ़ है, वर्कर्स के हवाले से वो बात कर रहे हैं। देखिए, मैं उनसे राज साहब से ये कहूंगा कि मेरा यूएई से किसी जगह से बात कर रहे, तो राजा साहब का बहुत शुक्रिया। मेरा ये ख्याल है कि देखें, जब हम सब पीटीआई हैं, हम ये कहते हैं, और आप लोग ने खुद अपने इंट्रो में कहा कि इमरान खान साहब ने 5 जगहों से इलेक्शन में हिस्सा लिया, पे आपने कोई एक सीट रखनी होती है। बिल्कुल। तो मेरा ये ख्याल है कि बाग के हों पीटीआई वाले, या रावलाकोट के हों या मीरपुर के हों, पीटीआई सारी पीटीआई है। तो इसमें इलेक्शन में किसी जगह से जाके अगर आप लड़ते हैं या उसमें किसी का हक नहीं मारा जाता, थोड़ा सा हमें जो है ना दिली तौर पे कशादगी की जरूरत होती है, पर्सपेक्टिव में सोचना पड़ेगा, बड़े पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइए। जी वालेकुम सलाम सर, इनसे एक लाजमी सवाल पूछना। नाम बताइए, कि हम ये नहीं कहेंगे कि आप आजाद कश्मीर गवर्नमेंट में आएंगे, बल्कि आप पाकिस्तान गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और आप आजाद कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आज तक 2.5 साल में हमको ये पता है कि जब पीटीआई की हुकूमत आई तो मुल्क के हालात बहुत नासाजगार थे, कुछ भी नहीं हम कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते थे कि पुलिस का जो निजाम है इसको हम सीधा कर सकते थे। सबसे बड़ा मसला इस वक्त गरीब आदमी के लिए पाकिस्तान में पुलिस का है। ठीक है, ये इंटरनेशनल कॉल ही थी ये, लेकिन उन्होंने शायद अपना सवाल उसमें मैं इनको एक गुजारिश कर दूं कि अगर हम पंजाब की हद तक बात करें तो जैसे मैं पहले बता रहा था कि अंडर 20 मिलियन 12 करोड़ का सूबा है, सही, और दुनिया की पॉपुलेशन में 10वें नंबर पे आता है पंजाब। अब जो पंजाब पुलिस की तादाद है वो 2 लाख प्लस है। हमारे पास पंजाब पुलिस का एक कल्चर रहा है हमेशा के लोगों की बड़ी ग्रीवियंसेस होती हैं, कंप्लेंट्स होती हैं। इस वक्त एक तो ये है कि हमने एक सर्टेन लेवल तक, आपने देखा कि आपको एफआईआर दर्ज कराने के लिए पंजाब में जो रिफॉर्म्स आई हैं उसमें यह कि आपको थाने में ज़रूरत नहीं है, आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन भी। और इसके साथ ये है कि एएसपी और एसपी लेवल पे आपको 9 एफआईआर दर्ज करने के लिए अप्रूवल चाहिए होती। सही। पंजाब कल्चर के अंदर ये मेरे रिकॉर्ड पे है कि चूंकि निचले लेवल पे
थाने लेवल पे दबा दबाई बड़ी होती है, मतलब है बंदे को बोला, प्रेशराइज किया, उसको किसी जगह पे आपने यूज़ करना है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक बड़ी तब्दीली है इसके अंदर। लेकिन देखें, तब्दीली हमेशा ग्रेजुअल प्रोसेस का नाम है। सही। जब आप ग्रेजुअल प्रोसेस की बात करते हैं तो एक चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए कि जिस तरह मैंने कहा शुरू में कि हमारा कॉलोनियल सिस्टम था, अंग्रेज़ यहाँ रूल करके गए, हम खुद कितना तब्दील होना चाहते हैं, कितना तब्दील नहीं होना चाहते। और देखिए, कुदरत की जो निज़ाम है ना, इर्तिकाई प्रोसेस है। मसलन अभी हम समर की तरफ जा रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता कि आज 14-15 मार्च को आपको वो टेम्परेचर मिले जो जून में मिले। जी बिल्कुल, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। लोग भी तब्दीली के लिए, हमारे इदारे भी तब्दीली के लिए ग्रेजुअली जाते हैं, और इंशाल्लाह चीज़ें पॉजिटिव आगे बढ़ रही हैं और इंशाल्लाह पॉजिटिव होगा। ठीक है, कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइए। वालेकुम सलाम जनाब, रियाज बात कर रहे हैं सऊदी अरबिया से। जी, क्या सवाल है आपका रियाज साहब? मेरा पहले भारत से वस्ती से बलूचिस्तान से। जी जनाब, सवाल पूछिए। है कि अभी आपकी आवाज सही तरह से नहीं आ रही, अगर आप अपनी लोकेशन चेंज कर लें तो शायद हम आपको सही तरह से सुन पाए। जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की है, अच्छा ठीक है। उसके बाद अतीक का जो उन्होंने कहा कि हमें बड़ी शुरू होगी। ठीक है, ठीक है। आपका सवाल जहां तक मैं समझ पाया हूं कि सरदार सिकंदर हयात साहब ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दोबारा से ज्वाइन की है, और शायद मेरे ख्याल से बात कर रहे हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ज़्यादा मुतहर्रिक हो गई है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दैट्स व्हाट आई मीन टू अंडरस्टैंड। देखिए, एक तो जो इस सवाल से मुझे यह कि हमारे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि वस्ती बाग से सबसे ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया आपके मुझे लगता है कि आपका प्रोग्राम वस्ती बाग में ज़्यादा पॉपुलर है। नहीं, इंटरनेशनल कॉल ज़्यादा आई है। अच्छा, तो ये मेरा ना मिला जुला ही था वस्ती बाग की और इंटरनेशनल जो है ना, अगर आप देखें तो पार्टिसिपेशन कुछ कॉल्स अबारसपुर से थी, अजीरा से भी थी, बाकी जगहों से, बट ये ज़्यादा नुमाइंदगी थी। देखिए, सरदार सिकंदर हयात साहब आज़ाद कश्मीर का एक बड़ा नाम है, और इसमें बिल्कुल ठीक है कि उनके मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जाने से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तक़वियत मिली है। सही। और उसमें यह है कि मैं ये समझता हूँ कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बड़ी क्लियर बात है, लोगों को बुरी भी लगती है, थोड़ी ब्लंट होती है, कि अपोजिशन की सियासत करने का रवाज को इतना ज़्यादा नहीं है। तो इस वक्त आइंदा आने वाले टाइम में पीटीआई बड़ी क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक है, और हम इसमें समझते हैं कि जितने पीएमएलएन के लोग हैं वो हमारी तरफ ज़्यादा आएंगे। गवर्नमेंट पीटीआई ने बनानी है, तो इस हवाले से बिल्कुल लोगों को क्लियर होना चाहिए कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट पीटीआई बनाएगी और उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम भी करेगी जो लोगों की तवक्कुआत है। सही। आज़ाद कश्मीर में सियासी मुलाजमतें ज़्यादातर सियासी बुनियादों पर होती हैं, और यही वजह है कि कश्मीर का एक बड़ा पढ़ा लिखा तबका बैरून मुल्क निकल जाता है। आप मेरिट की बहाली के लिए क्या प्लान रखते हैं? सरदार सिकंदर हयात ने ये सवाल किया है। उनका अच्छा सवाल है, और ये रियलिटी भी है कि आपके जब लोकल अपॉर्चुनिटीज़ न होने से आपका जो एक टैलेंटेड जो ब्रेन होता है वो आप एक्सपोर्ट कर देते हैं। सही, ब्रेन ड्रेन होता है। बिल्कुल, वो आपका जो है ना, उसके लिए मेरा ये ख्याल है कि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आज़ाद कश्मीर के अंदर क्रिएट करनी चाहिए कि आपका टैलेंट जो है वो रिटेन रह सके, ना कि हम उसको बाहर एक्सपोर्ट करें। सही। और इस दौरान हमारी डिस्कशन जारी है, और हमारे प्रोग्राम का वक्त भी आहिस्ता आहिस्ता अख्ताम की तरफ जा रहा है, और मजीद भी हम बात कर रहे हैं। तनवीर इलियास साहब आज के हमारे खास मेहमान हैं। रेडियो वॉइस ऑफ कश्मीर पे आप सुन रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पूछती है अपने मेज़बान अली जन्नत के साथ। तनवीर इलियास साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आज़ाद कश्मीर के सियासतदान क्यों खाइफ हैं? आपके आज़ाद कश्मीर में सियासत में एक फ़ाल किरदार को लेकर कुछ सियासतदानों में तशवीश पाई जाती है, आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये इसका फैसला हमारे आम आदमी को ये ज़रूर देखना चाहिए कि वो ख़ास लोग क्यों इसकी मतलब कर रहे हैं। मुझे तो उसके पीछे एक जो चीज़ नज़र आती है कि रवायती जो स्टेटमेंटें बेची जाती हैं वो लोगों को वो हमेशा दिखाई जाती थी। तो अब के ज़माने में उन्हें लगता है कि अगर कोई ऐसी एंट्री हुई कि जो बयान नहीं देगा, अमली तौर पर कुछ हो सकता है करे, अगर उसको कहीं किसी डोमेन में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को एरिया देते हैं कि जी आपने ये काम करना है, तो वो कर जाएगा। मुझे तो ये नज़र आता है कि वो लोग इस बुनियाद पे खाइफ हो गए। अदरवाइज़ अगर उनको अवाम की बेहतरी से कंसर्न हो, आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की से हो, तो उनको तो इसको खुश आमदीद करना चाहिए था। लेकिन उसमें यह है कि हमें मालूमात है कि जो बहुत सारे लोग सामने आके अपोज नहीं भी कर रहे, लेकिन अंदर खाना बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मेरी वहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे रवायती बयानबाजी नहीं होगी बल्कि अमली तौर पे आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की का ऐसा सिलसिला हो सकता है
अगर इस आदमी का कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोल हुआ तो ये कोई ऐसा काम करेगा कि जिससे शायद हमारे लिए जो सियासत है वो उस तरह सियासत करनी मुश्किल हो। सही। इससे पहले अपने जवाब में आप कह रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान आपकी एक्सपर्टीज़ को देखते हुए आपसे मज़ीद जिम्मेदारियां आपको देना चाह रहे थे विफाक में, लेकिन चूँकि AJK में इंतखाबात की गहमा गहमी है और आपने सियासत की तरफ आने का सोचा है, मैं जानना चाहता हूँ कि आप सियासत में आना चाह रहे हैं, आज़ाद कश्मीर की सियासत को लेकर खासा मुतहर्रिक किरदार अदा करना चाह रहे हैं। आपके आने के बाद क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितनी तक़वियत मिली है? आगे जब आप इलेक्शन के हवाले से आगे कैंपेन करेंगे कितनी तक़वियत मिलेगी? इस हवाले से आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है? देखें, एक तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मेरे ऊपर मुकम्मल एतमाद है और वो जो भी जिम्मेदारियाँ उन्होंने आज तक मुझे असाइन की हैं मैंने उसको पूरा किया। ठीक है। आज़ाद कश्मीर के हवाले से देखें, पार्टी के अंदर एक आपको अब मैं समझता हूँ कि बड़ी मुतहर्रिक रोल बनता जा रहा है और पार्टी आगे बहुत अच्छी पॉजिटिवली मूव कर रही है। और मेरे आने से बाद की और मेरे आने से पहले कि आप दोनों एरा अगर आप देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत आगे बढ़ रही हैं और हम इसमें ये समझते हैं कि जो हम PTI आज़ाद कश्मीर रेलिवेंट जितने भी हमारे दूसरे कायदीन हैं, लोग हैं, हम सब की जो एफर्ट्स हैं वो यही है कि पार्टी आगे बढ़े और वो आपको इंशाल्लाह आगे बढ़ती हुई तरक्की करती हुई मजबूत होती हुई नज़र आएगी और इंशाल्लाह होगी। अच्छा, इमरान खान साहब का सवाल है और कह रहे हैं कि पार्टी को हु इज़ गोइंग टू लीड PTI इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, बात कर रहे हैं कि इंतखाबात के बाद की बात कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के हवाले से फ़ाल किरदार कौन अदा करेगा आगे चलकर? देखें, जो पार्टियां हमारी, मैं हमेशा एक बात करता हूं, जो पार्टियां हमारी मरकज़ रेलिवेंट होती हैं यानी ये नेशन वाइड होती हैं उसका फ़ैसला हमेशा लीडरशिप करती है। तो इस वक्त हमारी जो पार्टी का तंजीमी ढांचा है हमने वो एज इट इज़ रखा हुआ है। हमारे जो सदर हैं वो सदर रहेंगे, हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और पार्टी को बड़े हैवी मैंडेट से हमारी कोशिश ये है कि कामयाबी दिलवाएं। पार्टी के इलेक्शन के बाद क्या होना है ये भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फैसला करना है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त हमें दूसरी बातों में उलझन नहीं चाहिए, सबको मुत्तहिद होकर पार्टी की मजबूती के लिए आगे बढ़ना चाहिए और वो हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, पार्टी की मजबूती के लिए बढ़ना चाहिए और आगे जॉइनिंग हैंड्स विद हैंड्स पार्टी की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। रिजवान साहब ने सवाल किया है कि पाकिस्तान में जब मौजूदा हुकूमत की बात कर रहे हैं, हुकूमत बनाई गई तो कर्ज ना लेने के नारे लगाए गए, महंगाई ख़त्म करने के लिए कहा गया, लेकिन गरीब की फलाह बहबूद के लिए कुछ ना हुआ, उसके उलट हुआ। सब महंगाई डबल हो गई, इसका फ़ायदा लेफ्ट राइट लोग उठा रहे हैं। मुल्क में हो क्या रहा है ये सूरत हाल सबके सामने है। आज़ाद कश्मीर में भी यही होगा या मुख्तलिफ प्लान है आपके पास? देखिए, जो अंदरूनी खाना, मैं चूँकि बीइंग अ बिजनेसमैन जैसे मैंने बात की कि हमारे मुल्क के ख़जाने की क्या हालत थी जब पिछली गवर्नमेंट गई और हमारी गवर्नमेंट ने जब आके इसको संभाला तो हमने अपने कई दोस्त मुल्कों से, जिसमें सऊदी अरबिया आगे आया, UAE आया, चाइना आया, हमें बड़ा रिलीफ मिला। अदरवाइज़ हमारी बहुत पोजीशन ख़राब थी। हमारे पास इंपोर्ट बिल के पैसे नहीं थे, शायद हम 1-2 हफ्ते से ज़्यादा इस पोजीशन में नहीं थे कि हम इंपोर्ट बिल के पैसे रखते। और ये टेक्निकल चीज़ें और इकोनॉमिक रिलेटेड चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती। हम ये समझते हैं कि किसी जगह पे गवर्नमेंट ने कोई ऐसी बात नहीं की थी। फिर आप ये देखें कि जब गवर्नमेंट आके चीज़ों को संभालती है, ट्रैक पे लेके आती है, तो ये जो कोरोना की वबा आई इसने सारी दुनिया को हिट किया है। दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर भूचाल आ गया, बड़ी बड़ी कंपनियां बैंकक्रप्ट हो गई, ज़मीन के साथ लग गई, आपका दुनिया के साथ कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया। तो आज़ाद कश्मीर की जो मैंने पहले भी गुजारिश की कि एक छोटा सेटअप है और उसके अंदर वसाइल भी हैं और लोगों के अंदर टैलेंट भी है, इंशाल्लाह उसको चैनलाइज किया जाएगा और आपको इंशाल्लाह बेहतरी मिलेगी। इसी से रेलिवेंट भी सवालात लोग पूछ रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत ने, PTI ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है कि लोग दोबारा उनको मुंतखब करें, आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत का मौका दिया जाए। महंगाई के हवाले से सवाल पूछ रहे हैं, कोई कारनामा आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने जो इनिशिएटिव लिया है उन्हीं इक़दाम को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत को मौका दिया जाए कि आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाए? मैं इस चीज़ के ऊपर बड़ा क्लियर हूँ कि देखें, इमरान खान का पाकिस्तान की क़यादत करना हमारे लिए गनीमत है और हमें इस पर अल्लाह ताला के यहाँ शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको एक ऐसा लीडर मिला है कि जिसकी लेगेसी ये है कि जिसने दुनिया में क्रिकेट खेल के जो पैसे थे वो पाकिस्तान लेके आए और यहाँ आके आप ये देखें कि चैरिटीज़ के साथ हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, सोशल वेलफेयर के काम कर रहे हैं, यहाँ से पैसा लूट के बाहर नहीं लेके जा रहे और कोई वो कल्चर नहीं है। मैं इस वक्त आपके प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, आने वाले दिनों में आप प्रोग्राम रखेंगे, जी, मैं आपके साथ बैठ के चीज़ें गिनवाऊंगा कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने क्या क्या किए हैं और आपकी किन चीज़ों का ट्रैक रख दिया गया है कि जिसके ऊपर जाके कौमें आगे जाती हैं।
تو میں اس چیز کے اوپر بڑا کلیئر ہوں اور عام آدمی کو بھی یہ کہتا ہوں کہ عمران خان اس کی آخری امید ہے. آپ نے سب کو آزمایا ہے, ابھی آپ عمران خان کو ٹائم دیں, آپ دیکھیں چیزیں کیسے جاتی ہیں, اور الحمدللہ آپ کی ساری جو چیزیں ہیں وہ رائٹ ڈائریکشن رک ہیں. آپ انشاءاللہ نیکسٹ کو رکھیں گے, ہم انشاءاللہ فل اس کے اوپر ایک پروگرام کریں گے. ٹھیک ہے, نیکسٹ بھی ہماری ڈیبیٹ جاری رہے گی اور نیکسٹ بھی ہم ایک نشست رکھیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں پبلک پوچھتی. ہمیں بہت سارا فیڈ بیک ہم تک آج پہنچا ہے اور بہت سارے سوالات ہیں, اور ان میں سے ہم کمبائن سوال پوچھ رہے ہیں چونکہ ملے جلے ریلیونٹ جو سوالات ہیں, تاکہ وقت کی کمی کے باعث آپ کے سوالات کے جوابات زیادہ سے زیادہ دے سکیں تنویر الیاس صاحب. اور آج کے پروگرام میں نہ صحیح نیکسٹ پروگرام میں بھی جو نشست ہوگی اس میں بھی ہم ضرور موقع دیں گے, آپ کو بھی, پبلک کو بھی موقع دیں گے کہ آپ آئیں اور اپنے سوالات پوچھیں, اپنے خیالات کا اظہار کریں, کیونکہ پبلک پوچھتی ہے یہ پروگرام صرف اور صرف آپ عوام کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. آپ کے جو کنسرن ہیں, جو تحفظات ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں بلا جھجک. اور آج چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن جو ابھی تک کال کر رہے ہیں اور میسیجز کے ذریعے پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. تنویر الیاس صاحب, آج آپ آئے ہمارے اسٹوڈیوز میں, آزاد کشمیر کی عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ پہلے میں پیغام جاننا چاہوں گا اور اس کے بعد ہم ریڈیو وائس آف کشمیر کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. میں اپنے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ وہ جس طرح آج کے پروگرام میں بار بار میں نے ایک پازیٹیوٹی کی بات کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی علاقے کی آگے ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو پازیٹیولی, آپ کا ضروری نہیں ہوتا کہ دوسرے کے ساتھ 100% آپ کا اوپینین کا ایگری آپ اس کے ساتھ کر رہے ہوں, ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, آپ ڈس ایگری ضرور کریں. کسی بھی دوسرے پارٹی کے پولیٹیکل ورکر کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں, آپ اپنے بندے سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر ایک ڈیسنسی ہونی چاہیے. آپ یہ دامن کبھی نہ چھوڑیں جو مذہب کو ہمیں نہیں چھوڑا کرتے. آپ مذہب تب ہوتے ہیں کہ جب آپ مذہب ہونے کا بیہیویئر کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو ان چیزوں کی طرف ضرور دیکھنا چاہیے, اور ہمیں ان مذہب جو نیشنز کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو لے کے آگے جانا چاہیے. جی. اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے لوگ یورپ میں ویسٹرن ملکوں کی پارلیمنٹ کے اندر کیسے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, امریکہ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں آپ اس وقت دیکھیں کہ کتنے ہندوستانی کینیڈین پارلیمنٹ کے اندر کس طرح کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور اسی طرح جہاں پہ لوگوں کے لیے یہ پازیٹیو چیزیں آپ اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ, صلاحیت کی بنیاد پہ آپ آگے بڑھتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو یہ چیزیں پولیٹیکل شعور بہت زیادہ آزاد کشمیر کے اندر, اس کو تھوڑا سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. اپنے لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے نظریات کے اوپر رہتے ہوئے پازیٹیو آگے بڑھیں. انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کا جو ڈریم ہے یہ ہم ان کو ایشور کرواتے ہیں کہ وہ تعمیر و ترقی ہوگی, اور لوگ انشاءاللہ اس تعمیر و ترقی پہ فخر کریں گے. جی, پازیٹیوٹی اڈاپٹ کریں اور تعمیر و ترقی ہوگی, لوگوں کو فائدہ ہوگا, فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے جائیں گے, یہ آپ کا موقف ہے. تنویر الیاس صاحب, ریڈیو وائس آف کشمیر کے لیے سننے والوں کے لیے پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں, میں وائس آف کشمیر جو آپ کا یہ جو ریڈیو ہے یہ آپ کے 3 ڈسٹرکٹ سے, مظفر آباد, درکوٹ, راولہ کوٹ, ان سب سننے والوں کے لیے جو اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اور آج مجھے فرسٹ ٹائم یہ پتہ چلا کہ ماشاءاللہ آپ کا یہ کتنا یہ پاپولر ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ جو آپ کے جتنے لسنر ہیں وہ اسی طرح کمیٹڈ رہیں, آپ نے چینل کے ساتھ, اور ان کی جو فیڈ بیک ہوتی ہیں, آرا ہوتی ہیں, وہ آپ تک ضرور پہنچائیں. تو میں آپ کو, آپ کی ساری ٹیم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کا لوکل اپنا ریڈیو اسٹیشن ہے, نیٹ ورک ہے. تو آزاد کشمیر کے اندر میں نے صحافت پہ, یہ بھی آپ سے نیکسٹ کسی پروگرام میں بات کروں گا, میں نے اس پہ بھی لکھا ہے, چونکہ مجھے لکھنے کا ہے تو یہ میں نے آج سے کوئی 27-28 سال پہلے لکھا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ان کا اپنا نیٹ ورک ہے جس میں وہ خود اس کو سن سکتے ہیں, اپنی آرا دے سکتے ہیں, اس پہ اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں. کیونکہ ہم نے بالکل یہ فورم ہے, اور اس فورم کے تھرو سب کی کنیکٹیویٹی ہوتی ہے. آج کے دور میں جو کنیکٹیویٹی ہے نا, یہ انورڈ اور آؤٹ ورڈ دونوں طرح سے ہوتی ہے, کہ ایک ہم کام کرتے ہیں جو آپ بیٹھ کے, اور دوسری طرف سے آپ کا لسنر آپ کو فیڈ بیک دیتا ہے. تو اس سب کے لیے میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ آپ کو اچھی تجاویز بھی دیتے ہیں, اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, اور ان سب کو کہ جو انہوں نے ہمیں سنا اس کے لیے اس سب کا شکریہ. جی بہت بہت شکریہ سردار تنویر الیاس صاحب, آج کے ہمارے خاص مہمان. ناظرین, پروگرام میں شامل تمام آرا ہمارے معزز شرکا کی تھی, اور وائس آف کشمیر FM کا ان سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. آپ نے سنے خیالات سردار تنویر الیاس صاحب کے, جو کہ مرکزی رہنما ہے تحریک انصاف اور معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب. سردار تنویر الیاس صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, اور آگے بھی ہم چل کر ایک نشست رکھیں گے آپ سے, اور پبلک پوچھتی ہے, پبلک کے جو سوالات جو رہ گئے ہیں, جو ابھی تک کالز کر رہے ہیں, میسیجز کر رہے ہیں, جو باقی سوالات ہیں وہ ہم کمپائل کر کے آگے
प्रोग्राम में भी चल के हम आपसे पूछेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम अपने सुनने वालों का और देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। पब्लिक पूछती है मुझसे अपने मेजबान अली जन्नत को दीजिएगा इजाजत। मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।